हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम। पहली बात, आप मुझे बताइए क्या मैं आपको दिख रही हूँ और आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू? थम्स अप। हो रहा है? ठीक है, तो आई होप कि मैं आपको अच्छे से दिख रही हूँ और विजिबल हूँ। ठीक है, ओके। सो ये एग्ज़ाम है CSI और नेट एग्ज़ाम फॉर। ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट होता है ये होता है जून और दिसंबर में, आपको पता है ये बात। यहाँ पे मैं हूँ आकांक्षा मैम और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में वो है स्टीरियो केमिस्ट्री। और हम क्या क्या डिस्कस करेंगे देखो, फॉर दिस CSIR नेट एग्ज़ाम जो हम डिस्कशन करने वाले हैं हमारी क्लास में, सबसे पहले तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, और उससे पहले मुझे बता दो, आप सब लोग बढ़िया अपने घर पे बैठे हो? ठीक है, आई होप कि आई विश कि आपकी हेल्थ वेल्थ बढ़िया है और मज़े से आप घर पे रिलैक्स हो और रेडी हो इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि आपको भी पूरी मेंटली प्रिपेयर होना होगा मेरे साथ में कि आप ये एग्ज़ाम क्रैक करोगे। ठीक है, अबाउट मी, मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। आई हैव क्लियर दिस एग्ज़ाम इन 2013 विद JRF। तो वही चीज़ मुझे आपके लिए चाहिए कि आपको भी ये एग्ज़ाम JRF के साथ क्लियर करना है फॉर दिस अपकमिंग एग्जामिनेशन, राइट। तो आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या हम देखेंगे, तो उसका सबसे पहले हम एक रोड मैप देख लेते हैं। ठीक है, मेरी क्लास में सबसे पहले हमेशा आपको रेडी रहना है एक नोटबुक के साथ में, एक पेन के साथ में। मुझे साथ साथ आप भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देन मैं आपको बताऊंगी। ओके, ऐसा अपना रहेगा। और आज की क्लास में हमारा डिस्कशन क्या है, क्यों ये आपकी क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है नेट एग्जाम के लिए, है ना। चलो वो मैं आपको बताती हूँ। क्लास है हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री की और यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे चीज़ें और उसका रोड मैप बनाते हैं। ठीक है, मैप, रोड मैप बनाया हमने। और आज की क्लास में जो हमारा डिस्कशन है वो है, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, एक तो ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, जो इन क्वेश्चंस में कंसेप्ट आए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। जितने भी कंसेप्ट्स यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हैं, तभी ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको उनके कंसेप्ट भी समझाऊंगी ताकि उस पर और के टाइप का किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल आपको प्रिपेयर होकर बैठना है यहाँ पे आराम से। और तीसरी चीज हम यहाँ पे जो करने वाले हैं वो हम करेंगे स्ट्रैटेजी। ठीक है, स्ट्रैटेजी कि कैसे मैम, कैसे हम स्टीरियो पे क्वेश्चन बिल्कुल 100% करेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप एक्यूरेसी के साथ नेट के एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। जो भी स्ट्रैटेजी है हम डिस्कस करेंगे। हम पहले PYQ कंसेप्ट देखते हैं और सबसे लास्ट में, क्लास की लास्ट में, मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी कि एक्यूरेसी के साथ 100% आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है ना, बिकॉज देखो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको आता है, आप बहुत पढ़ रहे हो नेट एग्जाम के लिए, है ना, आपने दुनिया भर का मटेरियल ले लिया, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ों से आपको सक्सेस मिलती है। आपको जो नेट में JRF निकालना है ना, JRF से नीचे तो सोचना भी नहीं है हमें, हम JRF ही निकालेंगे। उसके लिए स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए जो मैं देने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम गाइडेंस हैं इसके साथ के साथ जब आप अपना प्रिपेयर करते हो एग्ज़ाम गाइडेंस के साथ में, हार्डवर्क के साथ में, स्मार्ट वर्क को मिलाते हो, तो जाके हमें क्या मिलता है, सक्सेस। हमें हमारा नेट क्लियर मिलेगा विद JRF। ठीक है, तो स्टार्ट करिए अपनी क्लास। रेडी है आप लोग पूरे जोश के साथ? ओके, चलो। तो आपके यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप लोग रीड कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है ना। बिल्कुल आप लोग इसे पढ़ो, इसके ऑप्शंस देखो और इसको सॉल्व करो। ओके, तो आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है? इधर उधर देखे जा रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, स्क्रीन पे देखना है और फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ना है कि ये बोल क्या रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, ओके, पढ़ लिया ना। चलो मैं स्टार्ट करूं, अपन दोनों मिलके पढ़ते हैं। ओके, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट
द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ ब्रोमीन एटम्स इन द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। आपको यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं ना, ए और बी। अब आप मुझे बताओ इन ए और बी में से मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर कौन सी होगी? ये क्वेश्चन आपका पूछा है। और ये क्वेश्चन कौन से एग्जाम में, किस ईयर में आया था? नेट 2020 में आया था। कब आया था? नेट 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आपको पूछा है स्टेबल कंफर्मेशन। क्या पूछा है? स्टेबल कंफर्मेशन। ठीक है, चलो अब आप सॉल्व करो इसको। सबसे पहले आप खुद सॉल्व करो इसको, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या आएगा। क्लियर? ठीक है, चलो अब आपने सॉल्व कर लिया है तो इसका आंसर देखते हैं यहाँ पे। क्या आपका आंसर ए है? क्या आप सब लोगों ने ए किया है? तो ये तो बिल्कुल गलत है, दिस इज रॉन्ग, ए इज नॉट द आंसर। क्या आप लोगों ने सी किया है? सी भी गलत है, ये भी गलत हो गया। क्या आपका आंसर डी है? और डी भी गलत हो गया। तो जो करेक्ट आंसर बचा वो क्या है? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। कैसे है करेक्ट आंसर? इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है वो हम देखते हैं। तो देखो, जब स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपसे कभी भी स्टेबल आइसोमर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इसके पीछे का कंसेप्ट, इसके पीछे का लॉजिक हम यहाँ पे देखते हैं। आप लोग जानते हो, देखो अब यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये है कंसेप्ट। क्या है? कंसेप्ट, जो आपको मैं ही शो यहाँ पे बताऊंगी कि आपको कैसे इतना इजीली आप ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% करेक्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? थोड़ी सी चीज़ें तो आपको पता ही करनी है, बिकॉज आप एग्जाम दे रहे हो तो आप पढ़ के तो आए हो, है ना। देखो, जो कंसेप्ट है जो हम यहाँ रिवाइज कर रहे हैं वो क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइक्लोहेक्सेन कैसे एग्जिस्ट करती है। साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट करती है एज अ चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल देन अ साइक्लिक साइक्लोहेक्सेन। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है हमारी, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी? चेयर फॉर्म में। चेयर फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि चेयर फॉर्म जब है ये इसके अंदर एंगल स्ट्रेन प्रेजेंट होता है, टॉरिजोनल स्ट्रेन प्रेजेंट होता है। देखो ये एंगल बना रहा है ना, ठीक है। इन एंगल में क्या होता है? स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंगल स्ट्रेन। तो ये जो एंगल स्ट्रेन है इसकी वजह से मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है? तनाव, मतलब उसमें इतना स्ट्रेन आ गया है तो उसको क्या हो रहा है? स्ट्रेन को रिलीज करना चाहता है स्टेबिलिटी के लिए। तो वो क्या करता है? फैल जाता है, तो चौड़ा सा फैल जाता है, एकदम आपस में बंद कर नहीं रहते वो, ऐसे एक साइक्लिक फॉर्म में, किसमें? चेयर फॉर्म में क्या हो जाते हैं? ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो चेयर फॉर्म है ये साइक्लोहेक्सेन की एक स्टेबल कन्फर्मर फॉर्म है। ठीक है, समझ में आया इतना? अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? देखो, ए और बी दे रखा है और इनमें से मोस्ट स्टेबल हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, पूछा जा रहा है तो हम क्या बनाएंगे? हम इसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाएंगे। बनाए मोस्ट स्टेबल फॉर्म इसकी। देखो, हमें जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक ये दिया हुआ है। इसके ऊपर जो ग्रुप हमको लगा के दिए हैं, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है और ब्रोमीन है, यही है ना? ठीक है, और इसके ऊपर यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, एमी का मतलब क्या होता है? मिथाइल ग्रुप होता है। और यहाँ पे डैश पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे वैज पे ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए, मैं चेक कर रही हूँ बस एक बार। क्लियर? यही दो दिए हैं, ये है ए और ये है बी। अब आप बताओ इनमें से कौन सा स्टेबल है? तो जो स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है वो कैसे करनी है, लॉजिक कौन सा लगाना है यहाँ पे? तो देखो, यहाँ पे हमेशा हम इसे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ये चेयर फॉर्म है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इनका क्या लिखना है? नंबर। क्या लिखना है? नंबरिंग लिखनी है आपको। ये 1 है और ये कौन सा हो गया? 3। ये कौन सा हो गया? 1, 2 और 3। अब यहाँ पे जो आपको सबसे लार्ज ग्रुप होता है, लार्ज सब्स्टिट्यूएंट होता है, इसको आप इसके ऊपर सब्स्टिट्यूट को प्रेजेंट कराएंगे। और जब आप जानते हो साइक्लिक जो चेयर फॉर्म है इसमें 2 पोजीशन होती है, एक तो एक्सियल पोजीशन होती है, एक इक्वेटोरियल पोजीशन होती है ना? पता है आप लोग को?
कौन सी इस पोजीशन ज़्यादा स्टेबल होती है? तो पोजीशन जो ज़्यादा स्टेबल होती है वो होती है इक्वेटोरियल पोजीशन इज मोर स्टेबल देन एक्सियल पोजीशन। वाई? बिकॉज जब कोई भी एटम या ग्रुप एक्सियल पे आएगा तो उसको दूसरे एक्सियल वाले एटम्स के साथ में 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन और रिपल्शन फील होगा। यहाँ पे जो है वो है 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन, ठीक है, मतलब दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपल्शन, है ना। तो रिपल्शन यहाँ पे हो रहा है, तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पे आने वाला एटम अनस्टेबल हो जाता है, वो नहीं जाना चाहता एक्सियल पे, तो वो कहाँ लाए करेगा, इक्वेटोरियल पे। समझ में आया आपको ये कंसेप्ट, इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन? ओके, तो जब आपको ये पता है कि ये इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन हो गई है, इसको हम दोबारा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया और मैं चाहती हूँ कि जो ब्रोमीन है वो कहाँ पे आए, इक्वेटोरियल पे आए, ठीक है, इक्वेटोरियल पे आएगा। अब यहाँ पे जो हमारा मिथाइल ग्रुप है ये कहाँ प्रेजेंट है, वेज पे, और वेज कौन सी होती है, वेज कौन सी होती है, वेज होती है अप वाली, कौन सी होती है, अप वाली। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लगाती हूँ तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप हो गया, है ना, मिथाइल ग्रुप आ गया, ये अप है। देखो किसी भी साइक्लिक फॉर्म में जब भी आपको वेज पे लिखा हुआ मिलेगा दैट मीन्स अप साइड और डैश मतलब डाउन साइड, तो ये जो डैश है ये नीचे है, अप मतलब वेज वाला अप साइड है, तो ये अप प्रेजेंट है। इसके साथ में जो थर्ड पोजीशन पे एटम आएगा, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। थर्ड पे जो एटम आएगा वेज पे मिथाइल है और डैश पे ब्रोमीन है, तो वेज का मतलब क्या हो गया, अप साइड हो गया, ये भी मिथाइल है, और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन। क्लियर, समझ में आया आपको? ये क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन, ये क्या है, एक्सियल पोजीशन। तो इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो, इस तरीके से आप चेयर फॉर्म को ड्रॉ करते हो और सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हो। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे एक और देखो, इसका भी हम ड्रॉ करेंगे। अब जो ट्रिक है इसके अंदर जिससे आपका टाइम बचेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी आने वाले क्वेश्चंस में, हम वो भी डिस्कस करेंगे कि कैसे टाइम बचा के हम फटाफट ड्रॉ कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया वेज वाला अप साइड, डैश वाला डाउन साइड। तो यहाँ पे देखो जो ब्रोमीन है वो कहाँ पे है, वेज पे, तो हमने इसको माना कि ये वेज पे आ गई, ठीक है। अब आप जानते हो इनमें फ्लिपिंग होती है ना, साइक्लोहेक्सेन में फ्लिपिंग होती है। फ्लिपिंग का मतलब ये आपको जो चेयर फॉर्म दिख रही है ये फ्लिपिंग के थ्रू ऐसे बदल जाएगी, और जो आपको अभी एक्सियल दिख रहे हैं वो वाले बॉन्ड इक्वेटोरियल बन जाते हैं। फ्लिपिंग के थ्रू एक्सियल्स बिकम इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बिकम्स एक्सियल, ठीक है, ये होता रहता है फ्लिपिंग में। जो पोजीशन है वो आपस में इंटरचेंज होती रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग, फ्लिप, रिंग फ्लिप। तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया, 1 2 3 थर्ड वाला जो है मिथाइल यहाँ पे आएगा, और वो भी क्या है, सेम साइड है, सेम साइड मतलब ऊपर है यहाँ पे वेज पे, तो ये भी मिथाइल हो गया यहाँ पे। और ये जो नेक्स्ट वाला है ये क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने पोजीशन। अब कौन सा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी का एक ही फंडा है कि जब हमारा लार्ज ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा वो स्टेबल होगा। जिस कन्फर्मर में 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन कम होगी वो स्टेबल होगा, समझ रहे हो। तो आपको यहाँ पे जो 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शंस दिख रही हैं, देखो ब्रोमीन भी एक्सियल पे आ गया, ये भी एक्सियल पे आ गया, तो यहाँ पे ज्यादा इंट्रैक्शन है। ब्रोमीन कहाँ स्टेबल है, पोजीशन ऑफ ब्रोमीन कहाँ स्टेबल है, तो ए में इक्वेटोरियल पे है, ये ज्यादा स्टेबल हो गया किससे, बी से। समझ में आया कैसे किया हमने, जो स्टेबिलिटी आपको बता रहे हैं वो समझ में आया, ठीक है। तो आप इसे ड्रॉ करो अपनी बुक में। क्लियर, आपने भी लिखा है साथ साथ मेरे, ठीक है। मैं चेक करूंगी आपकी नोटबुक चेक करने वाली हूँ मैं आपकी, ठीक है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है बी, और बी में क्या लिखा है, एक्सियल इन ए एंड इक्वेटोरियल इन बी। तो यहाँ पे जो इसकी पोजीशन है, ब्रोमीन एटम की जो पोजीशन है वो हमने देखी कि एक्सियल है ए में। तो देखो यहाँ पे जो अपन ने देखा, इन्होंने फ्लिपिंग करा दी तो एक्सियल आ जाएगा ना, और ये कहाँ चला जाएगा, इधर, और ये आएगा यहाँ पे मिथाइल। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि दोनों मिथाइल
ए है ना, ये ए ही चल रहा है। देखो फ्लिपिंग करा दो, फ्लिपिंग के बाद में ये दोनों कहाँ आ जाएंगे, मिथाइल मिथाइल कहाँ आ जाएंगे, इक्विटोरियल पे। तो जब दोनों मिथाइल इक्विटोरियल पे आ गए, दैट इज मतलब वहाँ एक्सियल इंट्रैक्शन नहीं है, वो ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ब्रोमीन यहाँ पे कहाँ चला गया, एक्सियल पे आ गया। लेकिन ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बी, बिकॉज यहाँ पे दोनों मिथाइल इक्विटोरियल में आ गए, तो उनमें डाई एक्सियल इंट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो एक्सियल इन में और इक्विटोरियल इन बी। अब बी में भी फ्लिपिंग होती है, तो बी में जब फ्लिपिंग होगी तो ये कहाँ चला जाएगा, बी यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो ये हो गया बी और ये हो गया हमारा ए। समझ में आ रहा है आपको कैसे किया हमने पहले पोजीशन लगाई और फिर हमने उनमें फ्लिपिंग भी होती है। फ्लिपिंग का मतलब है कि एक्सियल तो इक्विटोरियल बन जाता है, इक्विटोरियल एक्सियल बन जाता है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो मैं आपको एक फॉर्मूलाज लिखवा रही हूँ, वो आपको याद करना है। जब भी आपको डाई या ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलती है जिसके ऊपर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं, जब भी आपको मोनोसाइक्लिक सिस्टम में ऐसी बेंजीन मिलेगी जिसके ऊपर 2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे, तो आप क्या करोगे, आप उसमें देखोगे कि 1-2 ग्रुप जो पोजीशन हो सकती है वो कहाँ कहाँ हो सकती है। ये जो 1 और 2 है, ये जो 1 और 2 है, ये 1-2 पे आ सकते हैं, 1-3 पे आ सकते हैं या 1-4 पे आ सकते हैं। 3 पॉसिबल सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन यहाँ पे हो सकती है ना, वही तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1-2 पे हो सकती है, 1-3 पे हो सकती है, 1-4 पे हो सकती है। क्या हो सकती है, पोजीशन हो सकती है। कैसे हो सकती है मैम, एक ब्रोमीन प्रेजेंट है, एक CH3 प्रेजेंट है। अब ये ब्रोमीन और CH3 कहाँ कहाँ पॉसिबल हो सकते हैं, आप बोलोगे मैम 1 पे हो सकता है, 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है। ये तो वापस 1, 2, 3 और 4, तो ये वाला CH3 1-2 पे आ सकता है, 1-3 पे आ सकता है और 4 पे आ सकता है। तो इसकी पॉसिबल आपको 3 कंडीशंस दिख रही हैं, 1-2, 1-3 और 1-4। तो जब हमारा सब्स्टिट्यूएंट 1-2 पोजीशन पे आता है, 1-2 आ गया 1-2 पे, तो इसका मतलब है ये 2 देता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस एंड ट्रांस। क्या देता है, सिस एंड ट्रांस। क्या देता है, सिस एंड ट्रांस। तो जब भी आपको 1-2 सिस मिलेगा उसकी पोजीशन होगी एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल। क्या होगा, समझ में आ रहा है कुछ आपको क्या बता रही हूँ मैं आपको बता रही हूँ जब भी आपको मोनोसाइक्लिक सिस्टम मिलता है, 2 ग्रुप प्रेजेंट है उन पे, तो 1 और 2 ही पोजीशन पे प्रेजेंट है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे, एक मतलब सिस ट्रांस दिखाएंगे, दोनों सेम साइड तो सिस, दोनों ऑपोजिट साइड तो ट्रांस। तो 1-2 जब सिस पोजीशन होगी ना सिस पोजीशन, तो उसमें जो चेयर फॉर्म के अंदर हम सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं वो एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन पे होते हैं। और ये जो मैंने 2 बार लिखा है ये फ्लिपिंग का वाला लिखा है, एक्सियल बन जाता है इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बन जाता है एक्सियल। क्लियर? तो पहले आप ये चार्ट उतारो, इसको समझना कैसे है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगी। तो उतारो इसको, ये हो गया 1 सिस वाला, ट्रांस में होता है पोजीशन एक्सियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। जैसे देखो ये है हमारा G और ये है हमारा G। अब इनकी जो पोजीशन है वो हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं। ये है एक्सियल, ये है इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल। क्या है, एक्सियल इक्वेटोरियल। और मैं बोल रही हूँ कि इसमें फ्लिपिंग करा दो, फ्लिपिंग तो हो ही रही है रूम टेम्परेचर पे। तो जब फ्लिपिंग होगी तो फ्लिपिंग में क्या होगा, तो मैम फ्लिपिंग के अंदर तो इनकी पोजीशंस चेंज हो जाती हैं। एक्सियल तो बन जाता है इक्वेटोरियल, एक्सियल बन जाता है इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल वाला है, और जो ये हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन है ये क्या बन जाती है, एक्सियल। समझ रहे हो? तो ये मैं लिख रही हूँ, ये है एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन और ये है इक्वेटोरियल और एक्सियल पोजीशन। समझ में आया? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आप इसे समझ लो तो आपके 110% क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होगी। और जो हमने किया था लंबा प्रोसेस था पर समझाने के लिए किया था, वो भी करने की जरूरत नहीं, हम शॉर्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब मैं फटाफट पोजीशंस लिख रही हूँ। देखो 1-3 में होती है सिस और ट्रांस, तो 1-3 जो सिस है वो है एक्सियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल।
ट्रांस में होती है एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल। 1 4 6 होता है एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल, और ट्रांस होता है एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, अब देखो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, बहुत सिंपल ट्रिक है, एक याद करनी है बाकी सब याद हो जाती है। एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल 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 इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, दिख रहा है आपको? विजिबल है? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको याद कैसे करना है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पे जब 1 to 6 है वो याद रखो कि एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एक्सियल है। इसके बाद ऑपोजिट चलेगा, क्या चलेगा? ऑल्टरनेट ऑपोजिट। इसके बाद आ गया एक्सियल एक्सियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। देखो इसके बाद क्या आ गया? ऑल्टरनेट। ये सेम है 1 3 जो 1 2 ट्रांस का पोजीशन है वो ही आने वाले के सिस का होगा। इसका ट्रांस और इसका सिस क्या है? सेम। फिर इसका ट्रांस इसका ऑपोजिट हो गया। फिर 1 4 सिस का इसका वाला सेम होगा, ये सेम चलेंगे, और ये क्या हो जाएगा? ऑपोजिट। तो ये दोनों जो है आपस में सेम रहेंगे। ठीक है, तो ये आप उतारो, इस चार्ट को उतारो, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम सेविंग है, ये बताएगा आपको कि पोजीशन पे आपको कहाँ लगाना है। क्लियर? क्लियर आया? इसके लिए आपका एक ही रूल है कि जो मोस्ट स्टेबल है उसे आप कहाँ पे डाल दो? इक्वेटोरियल पे। जो सबसे बड़ा लार्ज ग्रुप है उसे इक्वेटोरियल पे डाल दो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप सबकी पोजीशन लिख दो। ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा है, आप इसे पढ़ लो पहले, दिया हुआ क्या है, क्या क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है दिमाग के अंदर कि मैम इसने ये पूछा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पढ़ लिया आपने? ओके, तो हम दोनों मिलके पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि द स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप ऑफ HA एंड HB इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको, ये वाला मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, इसके अंदर जो HA और HB है, HA और HB है, इसका रिलेशन बताओ। ठीक है, चलो सॉल्व करो क्वेश्चन। 5 मिनट से आपके पास, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको उतारो अपनी नोटबुक में और इन दोनों का रिलेशन बताओ क्या है। अब रिलेशन से मतलब, चलो आप सॉल्व करो पहले, फिर मैं बताऊंगी। ठीक है, हो गया। अब आपका आंसर क्या है? चलो आपका आंसर ए है। क्या ये एनंशियोट्रॉपिक है? क्या आपका आंसर बी आया है? क्या ये होमोट्रॉपिक है? तो अगर आपका आंसर ए है तो वो क्या है? गलत। कितने बच्चों का गलत हुआ मुझे कमेंट में बताना। ये क्या है? बी। अगर आपका बी है तो बी भी क्या है? गलत। और सी है, अगर आपने सी किया है तो वेरी गुड, ये आपको पूरे कंप्लीट नंबर मिल गए, ये वाला सही है और ये भी है गलत। ठीक है, अब इसका रीज़न देखें, इसका रीज़न समझाऊं मैं आपको कैसे आपको पता करना है। चलो देखो, इसका आंसर आ गया हमारा सी। क्या आ गया? सी। अब देखो कैसे है ये क्वेश्चन जो आया है, इसमें जो कंसेप्ट छुपा है वो है टोपोसिटी। क्या है? टोपोसिटी। तो सबसे पहले तो टोपोसिटी देखते हैं। टोपोसिटी का मतलब क्या है? जब भी आपको दिए हुए किसी भी 2 लिगेंड्स या 2 फेसेस या 2 लोन पेयर, जब भी आपको ऐसा कुछ दे दे, 2 लिगेंड्स का मतलब है 2 हाइड्रोजन को ए बी डाल दिया और आपको दे दिया और आपसे पूछ रहे रिलेशन क्या है। 2 फेस का मतलब है जब आपको डबल बॉन्ड वाला कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है उसकी फेस, 2 फेस बोल दे। लोन पेयर, जब 2 लोन पेयर को मार्क करके आपको बता दे इनमें क्या रिलेशन है। इस टाइप के क्वेश्चन टोपोसिटी के अंदर आते हैं। इसमें क्या होता है, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप उसके अंदर C2 अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? C2, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री अप्लाई करेंगे, CN बोलते हैं इसको, और इसमें आप C2 अप्लाई करेंगे। C2 का क्या मतलब होता है? C2 का मतलब होता है 180 डिग्री पे आपको दोनों लिगेंड्स को आपस में रोटेट करना है, इंटरचेंज करना है, उन दोनों की पोजीशन को बदलना है। जो मेरे हाथ में ये एक HA है, ये HB है। अब मुझे इसमें इस तरीके से C2 लगानी है कि उनकी आपस में पोजीशन बदल जाए, दोनों के अंदर आपस की पोजीशन चेंज हो जाए, और लेकिन
कंडीशन है पोजीशन चेंज होने के बाद मिलने वाला मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे इसके अंदर C2 लग गई, ठीक है, इसके अंदर C2 प्रेजेंट है और मॉलिक्यूल जो है हमारा वो है होमोटॉपिक। क्या है? होमोटॉपिक। क्लियर? समझ में आया होमोटॉपिक क्या है? ठीक है कि आपने मैम दोनों इंटरचेंज किया, दोनों की पोजीशन बदली, नया मॉलिक्यूल जो मिला बदलने के बाद वो सेम आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है। समझ रहे? आया समझ में? तो जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है उसको क्या बोलते हैं? होमोटॉपिक। क्या बोलते हैं? होमोटॉपिक। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम दूसरा केस भी तो हो सकता है कि अप्लाई ना हो, तो अब हम क्या करेंगे? तो अगर अप्लाई नहीं हुई, C2 अप्लाई नहीं हुई, तो उसको आप बोलोगे हेट्रोटॉपिक। क्या बोलोगे? हेट्रोटॉपिक। क्या बोलोगे? हेट्रोटॉपिक। तो आपको ऑप्शंस में दिखेगा होमोटॉपिक है, हेट्रोटॉपिक है। अगर होमोटॉपिक है बात खत्म, हमारा मॉलिक्यूल में होमोटॉपिक था, हमने कर दिया। अगर हेट्रोटॉपिक आता है तो उसके आगे दो चीजें और है। हेट्रोटॉपिक आता है तो दो चीजें फिर और अप्लाई होती हैं। क्या होती है? देखो, अगर आपका मॉलिक्यूल हेट्रोटॉपिक है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसमें C2 नहीं लगी, उसमें C2 नहीं लगी। अब आप उसमें एक इस तरीके का प्लेन लगाते हैं, प्लेन इस तरीके का प्लेन अप्लाई करते हैं। किस तरीके का प्लेन अप्लाई करते हैं? जो कि आपके दोनों लिगैंड को इस तरीके से काटे कि दोनों आपस में मिरर इमेज हो। समझे? मतलब ऐसा प्लेन अप्लाई करते हैं which bisect both ligand or face or lone pair in two equal half in equal half parts। ओके तो इस तरीके का जब भी आपको होगा तो इसका मतलब अगर उसमें वो प्लेन लग गया, वो प्लेन प्रेजेंट है और प्लेन एब्सेंट है, दो कंडीशन फिर होंगी। अगर प्लेन प्रेजेंट है, अगर प्लेन प्रेजेंट है तो हम उसे बोलते हैं होमोटॉपिक। क्या बोलते हैं? होमोटॉपिक। और अगर प्लेन एब्सेंट है तो क्या बोलते हैं? हेट्रोटॉपिक। ठीक है, होमोटॉपिक और हेट्रोटॉपिक। तो समझ में आया पूरा टॉपोसिटी का कंसेप्ट? आपको बस ये मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपको सबसे पहले C2 अप्लाई करनी है। C2 अप्लाई हो गई तो होमोटॉपिक, नहीं हुई तो हेट्रोटॉपिक। हेट्रोटॉपिक में क्या देखना है? ऐसा प्लेन लगाना है जो कि ये दो मेरे H के लिगैंड है। अब मुझे बीच में से अगर आपने प्लेन लगाया, मुझे बीच में से काटा, रियल में नहीं काटना है, ठीक है, इमेजिन करना है। आपने मेरे को बीच में से काटा, क्यों? क्योंकि मैंने दोनों लिगैंड ऐसे प्रेजेंट है, तो ये दोनों इक्वल हाफ में कटेंगे। उसके बाद ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब दोनों सिमेट्रिकल है, एक जैसे दिख रहे हैं, दैट मीन्स एनेंशियोट्रॉपिक। और अगर सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसका नाम मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, मतलब है तो वही, इसको बोलते हैं एनेंशियोट्रॉपिक, है ना। और मैम ये क्या कर दिया आपने? मैम क्या सोच रहे थे? और ये है डायस्टीरियोट्रॉपिक। हो जाता है, हमसे भी हो जाता है भाई, हम भी इंसान है ना, है ना। तो एनेंशियोट्रॉपिक और डायस्टीरियोट्रॉपिक यहाँ पे आ गए। वहाँ क्या आता? होमोटॉपिक, फिर हेट्रोटॉपिक। हेट्रोटॉपिक में फर्दर डिवाइडेड इनटू एनेंशियोट्रॉपिक एंड डायस्टीरियोट्रॉपिक। एनेंशियोट्रॉपिक व्हेन प्लेन इज प्रेजेंट बोथ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, इफ नॉट दैट मीन्स डायस्टीरियोट्रॉपिक। ठीक है, अब कंसेप्ट समझ में आ गया। तो क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है ये मॉलिक्यूल दे दिया और इसमें लगाओ आप C2 और प्लेन। तो पहले C2 अप्लाई करते हैं। किया आपने C2, इमेजिन किया। देखो इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, अगर इमेजिन नहीं करोगे तो नहीं आ पाएगा। स्टीरियो तो पूरा ही इमेजिनेशन पे चलता है, 3D इमेजिनेशन चाहिए मॉलिक्यूल की। अब इन दोनों को पकड़ो, कैसे अप्लाई करोगे? इन दोनों को पकड़ लिया H और HB को पकड़ के ऐसे उल्टा कर दो, ऐसे पोजीशन चेंज करने के लिए पकड़ो,
इमेजिन करने, पकड़ो और उल्टा कर दो। तो जब उल्टा करोगे तो आप देखोगे कि ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो ये तो डिफरेंट हो गया, ये तो वैसा है ही नहीं जैसा अभी है, नहीं मिला ना हमें आइडेंटिकल। तो ये क्या है? हेट्रोटॉपिक। क्या है? हेट्रोटॉपिक। अब हेट्रोटॉपिक आ गया तो फर्दर और चलेंगे, तो यहाँ पे C2 एब्सेंट है मैम, C2 एब्सेंट है तो ये बन गया हेट्रोटॉपिक। अब हेट्रोटॉपिक है तो मैम आगे हमें वो प्लेन भी लगाना पड़ेगा। अब आपको इन दोनों को ऐसे काटना है आपस में, ये मैंने प्लेन लगा दिया, कट गया, बीच में से प्लेन लगाया। आप बताओ क्या इधर और इधर एक दूसरे का मिरर इमेज है? नहीं है ना? कौन बोल रहा है? सुना मुझे है, नहीं है। देखो इधर और इधर डिफरेंट, इधर और इधर डिफरेंट, तो ये क्या है? एब्सेंट है। जब प्लेन एब्सेंट है तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? ये डायस्टीरियोटॉपिक। और ये हमारा क्या है? आंसर। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, और साथ साथ मेरे साथ उतारते भी रहो। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ो इसे, क्या बोल रहा है? पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ लिया? ओके। तो ये बोल रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन सा है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन सा है? देखो, क्या वो ए है? सॉल्व कर रहे हैं ना आप लोग साथ साथ? ठीक है, तो किसका आंसर ए आया है? ए आंसर किसका है? और वो क्या है? सही है या गलत है? वो गलत है, गलत हो गया ए वालों का। पूरे 2 के साथ में नेगेटिव मार्किंग, वो क्वेश्चंस भी, आंसर्स, वो मार्क्स भी गए। बी भी क्या है? गलत है। सी किसका है? सी तो मुझे लगता है बहुत बच्चों ने सी कर दिया होगा ना, कि मैम ये तो ट्रांस दिख रहे हैं, तो ये तो भाई इसमें ऑप्टिकल एक्टिव ही रहेगा। ये भी क्या है? गलत। और आंसर है हमारा डी। अब डी कैसे है? डी वाला ऑप्शन आपका किस तरीके से आपका जो है वो है डी। डी इज द आंसर। देखो ध्यान से डी को। क्या आपको इसमें अब ऑप्टिकल एक्टिव पूछ रहा है आपसे? जब भी आपको कोई भी ऑप्टिकल एक्टिव वाला पूछता है, ओ ए का मतलब ऑप्टिकल एक्टिव, जब भी आपको ऑप्टिकल एक्टिव का क्वेश्चन पूछा जाता है, आप क्या चेक करते हो? प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना? ये दोनों चीजें हम अप्लाई करेंगे। दोनों चीजें में से कोई भी अगर हमारे मॉलिक्यूल पे लग गया, अगर ये चीजें प्रेजेंट हैं मॉलिक्यूल में, तो आप उसे क्या बोलते हो? मैम हम उसे बोलते हैं किरेल मॉलिक्यूल। बोलते हो ना? क्या बोलते हो? किरेल मॉलिक्यूल। और अगर एब्सेंट है, नहीं है, दोनों चीजें होंगी, तो हम उसे बोलते हैं अकिरेल मॉलिक्यूल। समझ में आया? किरेल और अकिरेल। तो किरेल का मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव है और अकिरेल का मतलब है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है ना? समझ में आया? तो आपका क्राइटेरिया क्या है चेक करने का? आपको उसमें प्लेन लगाना है। अब आप मॉलिक्यूल में ऐसा प्लेन लगाएंगे जो कि उसको 2 इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड करे और वो आपस में मिरर इमेज हैं। जैसे कि इमेजिन करो आप सब अपनी अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैंने ऐसे हाथ कर लिए। अब आपको मुझ में ऐसा प्लेन लगाना है, कहीं से भी लगा सकते हो, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, डायगोनल, 3 टाइप के प्लेन होते हैं। वो लगा के बताओ कि मुझ में आपको कोई सिमेट्री दिख रही है क्या? मतलब तो आप बोलोगे यस मैम। अगर हम बीच में से कट करें एक ऐसा प्लेन, इमेजिनेशन वाला, भाई फिर मैं बोल रही हूँ, वैसे काटने नहीं लगना है, इमेजिनेशन वाला प्लेन लगाया तो मेरा हाफ पार्ट मेरे इस वाले हाफ पार्ट के इक्वल है, सिमेट्रिकल है ना? सिमेट्रिकल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? सिमेट्रिकल है, दैट मीन्स मुझ में प्लेन प्रेजेंट है। मैं एक अकिरेल सब्सटेंस हूँ और मैं ऑप्टिकली इनएक्टिव हूँ। समझ में आ गया इतना तो? ठीक है, चलो अब हम 4th वाले को पकड़ेंगे और इसमें क्या लगाएंगे? प्लेन। देखो इसके अंदर मैंने अगर प्लेन लगाया, लग गया प्लेन, दिख रहा है सब लोगों को? प्लेन लग गया। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की क्या है? बिल्कुल हाफ मिरर इमेज है। ये वाला CH3 अप साइड है, ये वाला CH3 अप साइड है, दोनों सेम साइड है। ऐसे काटा तो क्या हो? एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए। ठीक है, बी में देखो, बी दिख रहा है आपको? अब ये जो बी है इसके अंदर भी
अगर आप ऐसा डायगोनल प्लेन लगा दोगे, डायगोनल प्लेन लगा दोगे, कॉर्नर टू कॉर्नर वाला प्लेन लगाओगे, तो वो भी एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज। अगर देखो कोई भी कॉर्नर में प्रेजेंट है और एक इस कॉर्नर में, दोनों आपस में कट जाएंगे, कोई इशू ही नहीं है। थर्ड में भी क्या है, इसके अंदर भी वो प्लेन लग गया। अब जब कॉर्नर की बात करते हैं, डायगोनल प्लेन की बात करते हैं, जैसे आप मानो आप किसी रूम में बैठे हो, ठीक है, एक कॉर्नर पकड़ो, दूसरे कॉर्नर पे जाओ, तो जो डायगोनल आपने लगाया है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है, वो क्या होंगे, आधे आधे कट जाएंगे, तो उनका जो कटा हुआ पार्ट है एक दूसरे की मिरर इमेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा ऐसा होता है, इसमें प्लेन है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें भी प्लेन है ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें भी प्लेन है ऑप्टिकली इनएक्टिव। फोर्थ में देखो साइक्लोब्यूटेन है ना, साइक्लोब्यूटेन। अब साइक्लोपेंटेन कौन बोल रहा है यार, यहाँ पे ब्यूटेन है ना, 4 कार्बन है, ठीक है, तो ये साइक्लोपेंटेन है, मान लिया। अब इसमें जो 2 ग्रुप है, CH3 है ना, ये कुछ नहीं लिखा तो हम जानते हैं CH3 मेंशन है। एक CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे है। ऐसे डांस नहीं कर रही हूं मैं आपको सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन बता रही हूँ, एक ऊपर एक नीचे, दैट मीन्स उन दोनों की पोजीशन अलग अलग है। अब आपने उनमें प्लेन लगाना है, ऐसा प्लेन लगाओगे, यही प्लेन लगेगा इस पे, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या अब वो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? यहाँ पे ऊपर CH3, यहाँ तो ऊपर कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन है, CH3 नीचे है, तो दैट मीन्स फोर्थ में कोई भी प्लेन नहीं लग रहा है। फोर्थ हमारा क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव किरेल मॉलिक्यूल। समझ में आया कैसे आप अप्लाई करते हैं सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री? क्लियर? तो आंसर क्या है इसका? जो आंसर है वो है डी हमारा आंसर हो गया। और बताओ, सच्ची सच्ची बताना, किन किन बच्चों का सही था? जिन बच्चों का सही था उनकी इमेजिनेशन धांसू है, मतलब खतरनाक। इमेजिनेशन सही होगी, आंसर बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। और कंसेप्ट तो है ही साथ में, कंसेप्ट तो क्लियर कर रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, जो कि दिसंबर 2017 में आया है, आपके एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखो पढ़ो एक बार, फिर मैं आपको बताऊंगी। पढ़ लिया? इसने बोला कि जो फॉलोइंग मॉलिक्यूल है उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। जो फॉलोइंग मॉलिक्यूल, जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस मॉलिक्यूल में क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है ना। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, उसका आर कन्फिग्रेशन है, या उसका एस कन्फिग्रेशन है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो और बताओ मुझे इसका आंसर आपसे क्या आ रहा है, फिर हम मिलके सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, तो इस बार देखते हैं किन किन बच्चों का सही होता है ना। इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, तो ए के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री लिखी है, मतलब क्या इस मॉलिक्यूल में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? दिख रही है क्या? कोई प्लेन है जिससे काटोगे तो इक्वल इक्वल हो जाएगा? तो ये हो गया इसका गलत है, ये वाला ऑप्शन क्रॉस कर दो इसको, ये गलत हो गया। मुझे पता है 30% बच्चों ने तो ए कर दिया होगा। किया है? नहीं किया? बहुत बढ़िया, फिर तो अच्छी बात है। बी सी, ये किसने किया? आर वाला किसका है? किसी का नहीं है आर। एस, जिन बच्चों का आंसर है एस वो हो गया गलत, जिन बच्चों का आंसर है डी वो तो ही गलत हो गया। मतलब इसमें करेक्ट आंसर है, क्या है इसका करेक्ट आंसर? बी। क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर, और बी है आर कन्फिग्रेशन। क्या है? आर कन्फिग्रेशन। तो चलो अब इसको हम देखते हैं कि इसका आंसर बी कैसे आया। मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग भी ड्रॉ कीजिए अपने साथ में। यहाँ पे है COOH, यहाँ पे है H, यहाँ पे है डैश डैश H, और यहाँ पे है वेज पे COOH, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन आया है आपका, ये किरेल एक्सिस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? किरेल एक्सिस का क्वेश्चन है। देखो अब मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये जो कंसेप्ट है ऐसे कोई नहीं बताता है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए, लेकिन मुझे टाइम लगेगा, फिर इस चीज़ों को करने में टाइम लगता है क्योंकि मुझे कंसेप्ट भी आपको सिखाना है। तो चलो देखते हैं, किरेल एक्सिस वाला क्वेश्चन आया है। अब इसमें जब भी आपको ये क्या है, जैसे किरेल एक्सिस के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? एलीन्स होते हैं, है ना,
स्पायरेंस होते हैं, बाइस्पायरेंस होते हैं, बाइनेफ्थॉल होते हैं। तो ये सब जो है क्रेल एक्सिस के एग्जाम्पल हैं। तो जब भी आपको क्रेल एक्सिस वाली स्ट्रक्चर मिलेगी, आप उससे आर और एस निकालोगे। अब उसका आर और एस निकालने के लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी बताने के लिए आपको उसका फिशर बनाना है। क्या बनाना है? फिशर। मुझे इसका सबसे पहला स्टेप है फिशर बनाना है। क्या बनाना है? फिशर। फिशर प्रोजेक्शन बनाने के लिए आपको पता है आप एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे। अब सबसे पहले इसको इसमें बनाने के लिए मुझे इसे पकड़ के इस तरीके से एलोंगेटेड फॉर्म में रखना है कि जो मेरा ये वैज और डैश है ये नीचे आ जाए और ये जो दो प्लेन वाले ग्रुप हैं ये ऊपर की तरफ चले जाएं। इसको ऐसे पकड़ो, पकड़ लिया सबने? पकड़ लिया, और ऐसे सीधा कर दो। अब जब सीधा करोगे तो आपको दिख रहा है कि ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। हमेशा सारे क्रेल एक्सिस में ये करो। किया, उसके बाद क्या करोगे? आप यहाँ पे ग्रुप्स को डिसाइड करेंगे, पोजीशन यहाँ पे लिखनी है। तो आपको बस ये 4 ग्रुप देखने हैं, दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4। किसी भी क्रेल एक्सिस के मॉलिक्यूल में जो कॉर्नर पे एटम्स अटैच हैं बस उनको देखो। 1 2 3 4 दिख गए? दिख गए। आप यहाँ लिखोगे लेफ्ट और यहाँ लिखोगे राइट। यहाँ आपको लिखना है वैज वाला एटम, यहाँ लिखना है डैश वाला एटम। समझ में आया? ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को, जब मैंने इसको सीधा किया तो ये COH उधर चला गया, लेफ्ट में गया ना, उधर सीधा होके लेफ्ट में गया। तो ये जो एटम है ये लेफ्ट वाला है, हाइड्रोजन राइट वाला है। ठीक है, ये वैज वाला ग्रुप है और ये डैश वाला है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ आपको? ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे ये तो मैं मिटा दूं। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे इसका फिशर बनाना है। बना दूं? अब मैंने वैज डैश आपको बता दिया। तो बताओ लेफ्ट में कौन सा ग्रुप है? ये ऊपर जाके इधर जाएगा, उस साइड में प्रेजेंट है, तो लेफ्ट में क्या हो गया? COH। और ये हमारी साइड है H, तो ये हो गया राइट। वैज पे क्या है? COH और डैश पे क्या है? हाइड्रोजन। क्लियर? समझ में आया कि क्रेल एक्सिस वाले मॉलिक्यूल्स को आप फिशर में कैसे लिखेंगे। अब क्या करना है? आप सिंपल नंबरिंग करो और RS बताओ कैसे। सबसे पहले वर्टिकल को नंबरिंग करते हैं। किसको नंबरिंग करते हैं? सबसे पहले वर्टिकल को। तो वर्टिकल कौन है? COH और हाइड्रोजन। ये वर्टिकल लाइन है, इनको नंबर 1 हो गया, इसका नंबर 2 हो गया। उसके बाद हॉरिजॉन्टल को नंबरिंग देंगे 3 और 4। और आपको पता है जब भी हम RS निकालते हैं हम नंबरिंग देते हैं अकॉर्डिंग टू CIP रूल्स, है ना, हायर प्रायोरिटी रूल वाला। तो एक COH की हायर प्रायोरिटी हाइड्रोजन से, तो इसलिए मैंने उसको 1 दिया है। अब 1 2, अब हम क्या करेंगे? रोटेशन मूवमेंट दिखाएंगे। 1 से 2, 2 से 3 मूव करो। 1 से 2, 2 से 3। तो इस तरीके का मूवमेंट है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, तो आंसर आ गया R। क्या आ गया? R। समझ में आया कैसे आया आंसर? कैसे आ गया R कॉन्फ़िगरेशन? क्लियर है? ठीक है, तो ये देखो ये था, इसको हमने चेंज किया और आंसर हमारा है R कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज B। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पढ़ लिया आप लोगों ने? मैं पढ़ूँ अब? ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? अब ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अमंग द स्ट्रक्चर गिवन, जो ये स्ट्रक्चर दी हुई है, करस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ कंपाउंड A। मतलब ये जो आपको यहाँ पे कंपाउंड A दिया हुआ है, इसके कॉरस्पॉन्ड कौन सी चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल है ना? तो इस टाइप का कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किया था ना 1 2 पोजीशन वाला, वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसे। हाँ हाँ, आपको सॉल्व करना है, सारे काम मैं नहीं करूँगी। अभी आप सॉल्व करोगे, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आपकी गलतियों पे। ठीक है ना, ऐसे ही चलेगी। कर रहे हैं आप लोग सोल्व? ठीक है, उतारो इसको ड्रॉ करो और इसका चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ करो। कैसे करोगे? जैसे मैंने बताया था। और 1 2 वाला 1 3 वाला आपको अप्लाई करना है। क्लियर? कर लिया आपने? ठीक है, तो करने के बाद में किस किस का आंसर आ रहा है? ए आंसर किसका है? बी आंसर वाले कौन है? वो तो गलत हो गया। बी आंसर वाले जितने भी लोग थे, खुशी खुशी इनका चेहरा खिल गया था।
अब क्या हो गया, डाउन, वो गलत हो गए भाई, बी वाला गलत है। सी वाले कौन थे, उनका भी गलत हो गया, नंबर गए। डी वाले कौन थे, उनका भी गलत। अब स्टीरियो केमिस्ट्री ऐसी ही है, जब आपने सोचा कि हमने तो कंसेप्ट अप्लाई कर दिया, लेकिन तभी आपका आंसर गलत। क्यों, क्योंकि और फैक्टर्स आपने देखे नहीं। अब वो कौन सा फैक्टर है अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो आंसर है हमारा ए वाले बच्चे खुश हो जाओ भाई, उनका सही है बिल्कुल, पूरे के पूरे 4 नंबर या 2 नंबर मिल गए ना। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें इसको। ड्रॉ कर लेती हूँ मैं पहले। क्या है यहाँ पे, डैश डैश पे OH, और यहाँ पे है, देखो यहाँ पे OH नहीं है, इसको सही कर लो, ये है Me। क्या है, Me। यहाँ पे क्या है, Me। ओहो, यहाँ पे है Me, ठीक है, मैंने यहाँ पे Me लिख दिया है। इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पे Me लिखा हुआ है ना, कभी कभी हो जाती है मिसप्रिंट, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। आप पता चल गया ना, 2 ग्रुप है, ओके। तो जब हमने इसको यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे हमने बोला यहाँ पे मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, यही है ना हमारा A, और हमें बोला है भाई इसकी सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन बता दो कौन सी है, बताएं। तो क्या तरीका था हमारा, सबसे पहले तो मैम चेयर फॉर्म बना लेते हैं। चेयर फॉर्म बनाए बच्चों, तो क्या है यहाँ पे देखो, ये एटम है ना, ये ऐसे बन जाएगा, बन गई। फिर आगे चलो, बन गई चेयर फॉर्म, बिल्कुल बन गई मैम, आपकी भी बन गई ना। आई होप आप भी बना रहे हैं, ऐसे बैठना नहीं है क्लास में, पूरा एक्टिव होके बैठना है, तो सो जाओगे। यहाँ पे बैठो और लिखो मेरे साथ साथ, तो मेरे साथ साथ यहाँ पे ड्रॉ करो। किया सबने ड्रॉ, आगे चले, ठीक है। उसके बाद देखो जो ग्रुप है सब्स्टिट्यूएंट, वो ऐड करूंगी मैं। अब कैसे ऐड करूंगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो OH है वो कहाँ पे है, दोनों सिस है, सिस है ना दोनों, दिख रहे हैं आपको सिस। सिस का मतलब क्या होता है, व्हेन द बोथ ग्रुप प्रेजेंट एट द सेम साइड वी कॉल इट सिस, इफ प्रेजेंट ऑन द ऑपोजिट साइड वी कॉल इट ट्रांस। एक ऊपर एक नीचे, इस टाइप का ना, थोड़ा डांस भी हो गया ये तो, लॉकिंग पॉपिंग नहीं चल रहा है लॉकिंग पॉपिंग नहीं कर रही हूँ, सिस और ट्रांस समझा रही हूँ। दोनों मिथाइल ग्रुप और OH सेम साइड में है, तो इसको बोला सिस, ऑपोजिट साइड चले गए तो ट्रांस। ये कौन सा है भैया बताओ, ये है सिस, ठीक है। तो भाई 1 4 है ना, सही काउंट किया मैंने, देखो 1 2 3 4, 1 4 सिस, 1 4 सिस। बताओ क्या होता है 1 4 सिस, पढ़ाया मैंने भी आपको। 1 4 सिस क्या होता है, तो 1 4 सिस होता है मैम, 1 4 सिस होता है एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल होता है ना। 1 4 सिस एक्सियल इक्वेटोरियल होगा और फ्लिपिंग के बाद इक्वेटोरियल एक्सियल हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों की सिचुएशन पता चल गई, क्या होती है एक्सियल इक्वेटोरियल। तो अगर मैंने यहाँ पे OH को एक्सियल लगा दिया और हमारे मिथाइल ग्रुप को इक्वेटोरियल लगा दिया, कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो रही है यहाँ पे, नहीं हुई, बढ़िया। फ्लिपिंग कराओ, चलो इसकी फ्लिपिंग कराने के बाद में इन दोनों की पोजीशन क्या हो जाएगी, ये इक्वेटोरियल पे आ जाएगा, ऐसे करके लिख दूं डैश डैश करके, ताकि समझाने में प्रॉब्लम ना हो, और ये आ जाएगा मिथाइल पे, समझ गए। ये है एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन, ये एक्सियल पोजीशन। अब ये बन गई इक्वेटोरियल और एक्सियल, यही लिखा है देखो 1 4 6 एक्सियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल, समझ में आया। इस तरीके से आपको देखो फटाफट लिख दिया हमने, फटाफट ड्रॉ कर दिया, कोई प्रॉब्लम हुई, कोई कंफ्यूजन हुआ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे जब एक तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल है यही तो बताना है। देखो अगर मैंने OH को एक्सियल पोजीशन पे रखा तो ऑक्सीजन के पास आपको हाइड्रोजन दिख रहा है हाइड्रोजन आपको, ये हाइड्रोजन को यहां लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं भी इधर ही इसके पास ही प्रेजेंट है। तो इस हाइड्रोजन के साथ इस ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाला कन्फॉर्मर ज्यादा स्टेबल हो गया, एक्सियल इक्वेटोरियल वाला, दिख रहा है आपको, ये एक्सियल पोजीशन पे है। तो एक्सियल पोजीशन पे होने के बाद भी
अब हमारा ये कन्फर्मर स्टेबल हो गया क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, है ना। नहीं तो कौन सा स्टेबल होता जिसमें कि OH चला जाता इक्वेटोरियल और मिथाइल आ जाता CH3 आ जाता एक्सियल पे, है ना, क्योंकि वो हमारा बड़ा ग्रुप हो गया, वो इक्वेटोरियल हो गया, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। समझ में आया आपको? चलो, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? इसको मिटा दें अपन, ये वाला कंफर्मेशन तो सही नहीं है ना। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो गया? देखो आप, दिख रहा है आपको इनमें से कोई सा जो हमने अभी ड्रॉ किया? दिख रहा है आपको कोई सा? देखो, क्या फर्स्ट वो वाला है? तो बोलोगे यस मैम, ये तो बिल्कुल सही है, इसीलिए आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर? समझ में आया कैसे करना है आपको? ठीक है, सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो, और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। ओके, तो मेरी लॉकिंग और पॉपिंग से आपको ये सिसोट्रॉन समझ में आ रहा है ना? सही है। देखो, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी ये वाली भी काम आएगी ना। द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स, ये स्टीरियो आइसोमर्स का क्वेश्चन है, इसको फटाफट पढ़ो और समझो क्या पूछ रहा है और कैसे सॉल्व करना है। कम ऑन, पढ़ो जल्दी से, इसको पढ़ लो आप, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, फिर हम सॉल्व करते हैं। पढ़ लिया? वेरी गुड। अब बताओ कौन सा आंसर 6 है? राइट है। कौन सा आंसर यहाँ पे राइट है? तो किन किन बच्चों का आया है बी? जिन जिन बच्चों का बी आया है इस बार तो वो पास हो गए हैं, बिल्कुल, उनका फुल नंबर मिले हैं। यस और नो? नो मैम, ये तो गलत है। ये वाला 6 वाला ये भी गलत है। और ई, जिसने 8 आइसोमर निकाल दिए इस क्वेश्चन में, वो तो महान ही है भाई, फिर तो वो महान हो गया, है ना। ये भी क्या है? गलत। और सही आंसर है 2। ए इज द राइट आंसर। कौन सा राइट आंसर है? ए। देखो, जब भी आपको स्टीरियो आइसोमर्स, पॉसिबल आइसोमर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप उसे फॉलो करते हैं, एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि स्टीरियो आइसोमर कौन होते हैं और क्या होते हैं। कौन है स्टीरियो आइसोमर? क्या आप और मैं स्टीरियो आइसोमर है? नहीं है, क्योंकि हम तो ह्यूमन बॉडी है, हमें तो प्लेन प्रेजेंट है ना। और स्टीरियो आइसोमर कौन होंगे? जिसके अंदर कोई कन्फिग्रेशन होगी, कोई प्लेन नहीं होगा, उनका कन्फिग्रेशन रिजिड है, जो है वो ही है फिक्स। तो देखो निकाले। अब जब भी आप स्टीरियो आइसोमर की बात करते हो और आपसे ये ऑप्टिकली एक्टिव पूछ रहा है, ये पढ़ा आपने, इस क्वेश्चन पे फोकस किया आपने, इस वाले पॉइंट पर ऑप्टिकल एक्टिव पूछा है। क्या पूछा है? ऑप्टिकल एक्टिव पूछा है, सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिव पूछा है। तो दैट मीन्स ये जो मॉलिक्यूल मैं यहां लिख दूं, यहां लिख देती हूं CH3 CHOH 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 और CH3। आपको इस मॉलिक्यूल में कितने किरेल सेंटर दिख रहे हैं? फटाफट बताओ मेरे को, कितने किरेल सेंटर दिख रहे हैं? अब किरेल सेंटर मत बोलना मैम, क्या होता है किरेल सेंटर? किरेल सेंटर कुछ भी नहीं है, ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट एटम जुड़े हैं। तो मैं बताऊं ये है और ये है। चलो मैं बता देती हूँ, समझ में आया आपको? ढूंढा आपने, और आपने इन्हीं को ढूंढा होगा ना। वेरी गुड। जिसने इसको और उसको ढूंढ लिया वो तो फिर महान हो गया हमारे, है ना। ये और ये तो किरेल सेंटर है ही नहीं। कार्बन 3 सेम एटम हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। किरेल सेंटर एक ये है, एक ये है, एक ये। दिख गया किरेल सेंटर्स? दैट मीन फर्स्ट थिंग जो हमें निकालनी है, वैल्यू ऑफ n। n इज द नंबर जहाँ जहाँ पे स्टीरियो आइसोमर प्रेजेंट है, जहाँ जहाँ पे किरेल सेंटर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? किरेल सेंटर, स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। 3 चीजें बोलते हैं इसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, और स्पेसिफिकली बोलूँ तो किरेल सेंटर। अब स्टीरियोजेनिक सेंटर तो ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है ना, लेकिन किरेल सेंटर क्या होगा? किरेल सेंटर सिर्फ किरेल सेंटर है, वो ज्योमेट्रिकल वाले पार्ट में नहीं जाए। तो यहाँ पे कितने किरेल सेंटर मिल रहे हैं? 3। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 3। ठीक है, 3 वैल्यू के साथ हम आगे चले आगे। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यही था ना, OH OH और OH।
CH3H3 क्लियर, समझ में आ रहा है। अब आप जब भी इस तरीके का आपको n इक्वल्स टू 3 मिल गया तो आपको सबसे पहले यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 मिल गया, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जब भी ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करोगे तो यहाँ पे 3 मिल गए, आपको एक प्लेन लगा के देखना है। क्या लगा के देखना है? प्लेन। वो प्लेन इस तरीके से लगाओ कि पूरा जो मॉलिक्यूल है वो आपस में इक्वल एक दूसरे के मिरर इमेज हो, सिमेट्रिकल वे में कट जाए, जो दोनों कटे हुए पार्ट हैं एक दूसरे के क्या हो, सेम हो। तो अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके का प्लेन देखो ऐसे लगा दिया प्लेन, लग गया प्लेन, तो अगर प्लेन लग गया तो दोनों तरफ देखो सेम दिख रहा है ना, तो मतलब ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। क्या है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अगर प्लेन नहीं लगता तो मैं क्या बोलती? असिमेट्रिकल होता। अब सिमेट्रिकल का फॉर्मूला अलग, एसिमेट्रिकल का फॉर्मूला 2 की पावर n। इसको बॉक्स में बंद कर लो, समझ में आया। और जो सिमेट्रिकल का फॉर्मूला होता है कि अगर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जैसा कि अभी है उसमें हम कैसे निकालेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो देखो सिमेट्रिकल होने पे दो केसेस बनते हैं, n जब ऑड हो और n जब इवन हो। ठीक है, जब n हमारा ऑड है और जब n हमारा इवन है। तो जब ऑड आ गया तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स पूछे होते हैं और एक ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। जब ऑड आता है और इवन आता है, दोनों में एक तो ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। दोनों के अलग अलग फॉर्मूला है और ये पूरा आपको याद करना, भाई ये तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला से छोटे छोटे। अब ऑप्टिकल एक्टिव वाला उठा ले, उसको उठाओ यहाँ से, 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। सॉल्व कर रहे हो ना आप, n की वैल्यू कितनी है? 3, 2 की पावर 3 माइनस 1 माइनस 2, 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू, यहाँ कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख दूँ? ऊपर कर रही हूँ मैं सॉल्व। ठीक है, तो आ गया 2 की पावर 3 माइनस 1 माइनस 2 की पावर 3 माइनस 1 बाई 2, हो गया ना। यहाँ पे 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 बाई 2 1, 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। ये आ गया हमारा ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। अब हमसे पूछा क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव पूछा है। टोटल पूछता तो आप ये भी निकालते, ये भी निकालते, दोनों को जोड़ देते। क्लियर? अभी सिर्फ ऑप्टिकल एक्टिव पूछा है तो आंसर आ गया हमारा 2। दैट इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज ए। क्लियर? कैसे करना है फॉर्मूला बता दिया है। तो ये देखो मैंने आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दी है, जब भी आपको क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल आइसोमर्स का, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स का, तो अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो आप उसमें क्या निकालेंगे? इस तरीके से सिमेट्रिकल देखेंगे, अनसिमेट्रिकल देखेंगे। सिमेट्रिकल आ गया, एन की वैल्यू भी देखेंगे, ऑड है कि इवन। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसको पढ़ो, क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है आपसे, पढ़ लिया? ओके, स्ट्रक्चर भी एक मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिए उसने, दिसंबर 2016 में देखो क्वेश्चन आया ऐसे कैसे उठ के। क्या क्वेश्चन है कि मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या है? ओहो, ये तो हमने अभी भी पढ़ा है, किया है ना। किस किस ने आंसर कर लिया बताओ मुझे, और सही होना चाहिए। देखो अब सही होना चाहिए, है ना। क्या है ये? मिथाइल ग्रुप है और इन दोनों की पोजीशन 1 और 2, ये दो आपको लिगैंड दे दिए, ए और बी मान लो, दे दिए ना, ए और बी लिगैंड, और इनकी पोजीशन रिलेशन पूछ रहा है। होमोमर्स, होमोट्रॉपिक है, हेटरोट्रॉपिक है, एनेंशियोट्रॉपिक है, डायस्टीरियोट्रॉपिक है। बताओ फटाफट किस किस ने कर लिया? किस किस का आंसर है ए, किस किस का आंसर है बी? बी पे कौन गया? तो जो बी पे गया वो तो नंबर से गया, उसके तो नंबर गए। जो सी पे गया उसके भी नंबर गायब, और जो डी पे गया उसके नंबर भी गायब। आंसर है होमोटॉपिक। क्या है? होमोटॉपिक। अब मैंने बताया था आपको होमोटॉपिक कैसे होते हैं, करें इसको सॉल्व हम। जिन जिन बच्चों ने ए किया है उन सबके लिए क्लैपिंग बजाओ भाई, सब लोग तालियां, क्योंकि उसने बिल्कुल अभी पढ़ाया और अभी की अभी सही कर दिया। वेरी गुड, है ना। जिन जिन बच्चों ने ए किया कर दिया अभी, वो तो वेल डन, उनके तो एग्जाम में भी नंबर पक्के हो गए, है ना। चलो अब हम इसमें निकाल करते हैं सॉल्व। तो मैंने क्या बोला था कि C2 अप्लाई करनी। C2 कैसे अप्लाई करनी है? देखो, एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे, और ये है हमारी साइक्लो
पेंटेन कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन, फ्यूरेन टाइप स्ट्रक्चर है ना, फ्यूरेन टाइप। तो ऐसे हमने लगा दिया, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर हमारा कार्बन, कार्बन पे एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे। हो रहा है ना, सबको दिख रहा है ना? जिन जिनको दिख रहा है हाँ बोल दो, चलो दिख रहा है, वेरी गुड। अब इनकी पोजीशन चेंज करूंगी, यहाँ पे प्रेजेंट है एक के ऊपर फिनाइल ग्रुप, एक नीचे फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 2, एक ऊपर फिनाइल ग्रुप और एक नीचे। अब इन दोनों मिथाइल को पकड़ के जब मैं ऐसे लेके आई, उल्टा कर दिया मैंने, ऐसे किया तो ये चला गया ऊपर, ये चला गया नीचे, ये भी, इनकी भी पोजीशन चेंज हो गई। वो फिनाइल जो नीचे था उल्टा होके ऊपर आ गया और दूसरा नीचे आ गया। तो क्या उनकी हमें जो नया मॉलिक्यूल मिला वो आइडेंटिकल है, उसके है ना, सेम इसके जैसा ही मिल जाएगा ऊपर और नीचे। तो हमने बोला C2 लग गई मैम, और ये बन गया होमोटॉपिक। क्या बन गया? होमोटॉपिक। एनी डाउट इन दिस? कोई डाउट आया आपको कि होमोटॉपिक कैसे है मैम? नहीं? ओके कूल। चलो, होमोटॉपिक इज द आंसर, आंसर इज ए। ए क्या है हमारा आंसर? क्लियर है ना, सबने समझ में आ गया कैसे हो रहा है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट, क्या दिया हुआ है? जून 16 में क्वेश्चन आया था ये वाला एग्जाम में, नेट में, पढ़ लिया आप लोगों ने? ओके तो ये भी वही देखो, वही पूछ रहा है ये, स्टीरियोकेमिकल डिस्क्रिप्शन दैट HA एंड HB दोनों क्या है, HA और HB क्या है? क्या है तो मतलब वही रिलेशन हमने जो पहले पढ़ा है ना, होमोटॉपिक होते हैं, हेट्रोटॉपिक होते हैं, एनेंशियोट्रॉपिक होते हैं या डायस्टीरियो। चलो सॉल्व करो ये क्वेश्चन। तो देखो मुझे लगता है सबका सही होना चाहिए, इसमें मैं सोच के चल रही हूँ कि आप लोग अच्छे से इमेजिन कर लोगे। उल्टा बस पकड़ के 180 पे घुमा दो दोनों को ऐसे, आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन। एक तो प्लेन का पेपर ये है, अगर मैं इसी को ऐसे पकड़ूं और ऐसे की ऐसे 80 डिग्री प्लेन ऑफ द पेपर रोटेट करूंगी, एक मैंने उसे पकड़ के घुमा दिया तो वो आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन होता है, और सेम पेपर पे ही रोटेट कर रही हूँ तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑन द प्लेन रोटेशन। तो C2 जब लगाएंगे तो आउट ऑफ प्लेन रोटेशन होता है। चलो पकड़ो इन दोनों को, ऊपर और नीचे हैं दोनों, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों को पकड़ को ऐसे कर दो उल्टा। जब आप ऐसे पकड़ के ऐसे उल्टा करोगे तो क्या आएगा? चलो सॉल्व करो आप लोग, इसको फटाफट सॉल्व कीजिए। कर लिया? बिल्कुल। देखो अभी जब आप इस पे C2 अप्लाई करेंगे, अपन सॉल्व करें इस पे, उससे पहले देख लेते हैं क्या क्या आंसर आया, किस किस का सही आया, ये भी तो मुझे चेक करना है। हाँ जिसका ए आया है होमोटॉपिक, किसने किया है होमोटॉपिक, उसके नंबर तो गए, क्योंकि ये है गलत ऑप्शन। बी वाला एनेंशियोट्रॉपिक, ये भी है गलत। सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या है? करेक्ट आंसर, सी सही आया है। जिन जिन बच्चों ने सी किया है वेल डन, वेरी गुड एंड कीप इट अप। जो भी कंसेप्ट मैं समझा रही हूँ आपको अगर समझ में आ रहा है, आप सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है ना। चलो, और जिनको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, हम और उसको एक्सप्लेन करेंगे। आप मुझे बताओ कमेंट करके, मैम ऐसे नहीं, इसको ये समझ में नहीं आया, आप दोबारा समझा दो, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आंसर है हमारा सी, डायस्टीरियोटॉपिक। चलो तो स्टेप क्या है सॉल्व करने का? आपने कैसे स्टार्ट किया भाई? C2 से स्टार्ट किया है ना, पहले C2 लगाई यहाँ पे। तो जब मैंने HA और HB दोनों को ऐसे ऊपर नीचे हैं, दोनों को पकड़ के C2 लगाई, तो C2 लगाने पे क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल उधर चला गया, ये मॉलिक्यूल पूरा उधर चला गया। तो जब ये मॉलिक्यूल उधर चला गया तो हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा ना, आइडेंटिकल नहीं मिल रहा। तो जब आइडेंटिकल नहीं मिल रहा, अगर मान लो सोचो ऐसे होता, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, इमेजिन करवा रही हूँ, है नहीं है, HA और HB, ये HA और HB यहाँ आ जाते दोनों, और फिर बोलते हैं E2 C2 लगाओ, तो मैं C2 लगाती ना तो मुझे दोबारा यही मिलता ना। देखो यहाँ से यहाँ पे सेम है, OH इधर OH इधर, तो इधर पलटाती तो भी OH आता, तो भी OH आता, तब तो मुझे होमोटॉपिक मिलता। लेकिन अभी इसने हमें कहाँ दिया है, जो हमें इसने अभी दिया है वो HA और HB यहाँ दिया है, ठीक है ना। तो अब उसमें C2 अप्लाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये क्या है, हेट्रोटॉपिक है ना, हेट्रोटॉपिक। अब हेट्रोटॉपिक है तो क्या चेक करना है बच्चों, बोलो जल्दी से बोलो, क्या चेक करोगे? एनेंशियोट्रॉपिक और डायस्टीरियोटॉपिक, है ना। एक प्लेन, इसको काटो,
दोनों को ऐसे काटो, ऐसे ऐसे इक्वल काटना है कि जो दोनों पार्ट बचे वो क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो क्या इसमें इस तरीके का कोई प्लेन प्रेजेंट है? क्या कोई प्लेन आपको दिख रहा है कि आप एच ए और एच बी ऐसे है ना, तो बीच में से लगाओगे, ऊपर नीचे है दोनों तो बीच में से काटोगे, दोनों को अलग अलग होनी चाहिए, दोनों अलग अलग कटने चाहिए। बीच में से जैसे ही मैंने ऐसे काटा तो मेरे को क्या है, सेम नहीं मिल रहे हैं, आइडेंटिकल नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो क्या बोलेंगे, इस टाइप का कोई प्लेन नहीं लग रहा मैम, तो हम बोलेंगे कि क्या है, डाई स्टीरियोटॉपिक। क्योंकि ये देखो ये OH प्रेजेंट है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज है, पैरामिडल शेप में प्रेजेंट है, पैरामिडल शेप में प्रेजेंट है, 2 लॉन पेयर है और 2 एक हाइड्रोजन और एक कार्बन से जुड़ा है। तो वो यहाँ पे प्लेन के अंदर नहीं आते, वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उनकी पोजीशन की वजह से ये क्या है, यहाँ पे वो प्लेन नहीं लगा। समझ में आया आपको ये चीज़? ठीक है, तो डाई स्टीरियोटॉपिक इज आवर आंसर। क्लियर? ओके, आगे चलें। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th नंबर, इसको फटाफट रीड करो क्या बोल रहे हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। दिख रहा है, आपने पढ़ लिया? ठीक है, अब यहाँ पे इस जो क्वेश्चन हमको दिख रहा है, यहाँ पर आपको कि जो 9th नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द एनेंशियोमर। ये जो एनेंशियोमर है इसमें से A B C D इन चारों में से एनेंशियोमर कौन है, कौन है एनेंशियोमर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको करने को मिलता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो मुझे ये बताओ किस किस ने कौन कौन सा यहाँ पे आंसर किया है। A किस किस का सही है, A किस किस के सही है, यहाँ पे सबने A कर दिया तो सबका गलत हो गया भाई। B कि B किसने किया है, तो जिसने B किया है वो भी गलत। ऑप्शन C भी गलत, ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। कैसे करेक्ट हुआ भाई, जिसका करेक्ट हुआ है उसके लिए वेल डन, क्लैपिंग। जिसका नहीं करेक्ट हुआ है कोई बात नहीं, यहीं तो गलत करे हो, एग्जाम में सही करेंगे, है ना। यहाँ गलत कर लो, जितनी यहाँ गलतियाँ करना है यहाँ करो, ठीक है, एग्जाम में करेक्ट होता है फिर, है ना। तो इसीलिए अटेम्प्ट करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो जितना कर सकते हो, गलतियाँ जितनी कर सकते हो यहाँ पे करो, एग्जाम में करेक्ट करेंगे, है ना। ओके, मैं भी ऐसे ही करती थी, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, जब भी मेरा कोई क्वेश्चन गलत होता था तो मुझे वो हमेशा याद रहता था कि हाँ मैंने ये गलती की है, उस कंसेप्ट को मैं कभी नहीं भूलती थी। जब भी क्वेश्चन गलत हुआ मैं हमेशा उसका कंसेप्ट देखती थी, क्या क्यों गलत हुआ मेरा, और फिर मुझे वो याद रहता था, है ना। ठीक है, आपको भी यही चीज़ फॉलो करनी है। अब देखो इसमें जो ABCD है इसके अंदर हमें बताना है कि किस कौन जो एनेंशियोमर है, तो एनेंशियोमर क्या है, एनेंशियोमर। एनेंशियोमर कौन होते हैं कि भाई ऑप्टिकल एक्टिव ही तो एनेंशियोमर होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव अगर है इसका मतलब उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो अल्टरनेटिवली क्या चेक करोगे कि किस में प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है, किस में नहीं, ठीक है। तो ये वैज डैश दे रखे हैं, इसको हम फिशर बना लेते हैं। फिशर बनाएंगे इजीली पता चलेगा, कैसे बनाओगे देखो, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज आर ऑलवेज एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमेशा एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशंस होते हैं। एक्लिप्स का मतलब है कि वो एक्लिप्स होते हैं, मैं बताती हूँ क्या। देखो नीचे CH3 है तो नीचे CH3 लिख दिया। अब ये CH3 दूसरी एंटी पेरिप्लेनर दूसरे पेरिप्लेन में है, अब हम इसे इस साइड में लेके आते हैं क्योंकि हमें एक्लिप्स बनानी है। तो जब मैं CH3 को रोटेट करूंगी, इसको मैंने यहाँ किया, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मेरा हाइड्रोजन और इस साइड में क्या है, ब्रोमीन, है ना। वैज पे हाइड्रोजन, डैश पे ब्रोमीन, ठीक है, इधर से देख रही हूँ मुझे। अब यहाँ पे जब मैंने रोटेट किया तो ब्रोमीन तो चली गई डैश पे और हाइड्रोजन आ गया वैज पे। अब जब मैं इसका फिशर ड्रॉ करूँगी, क्या ड्रॉ करूँगी, फिशर ड्रॉ करूँगी, तो मुझे क्या दिखेगा, देखो CH3, दोनों CH3 वर्टिकल पे चले गए, मेन प्रिंसिपल लाइन, पता है ना आपको ये चीज़। तो ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, ये एक्लिप्स फॉर्म होती है। एक्लिप्स फॉर्म में जो दो हमारी मेन चेन है, दो, वो सब एक ही प्लेन में होती है, एक दूसरे के पीछे एक छुपी हुई। एक्लिप्स्ड छुपना होता है, स्टैगर्ड मतलब अलग से दिख रहा है, ये स्टैगर्ड हो गया, ये एक्लिप्स्ड हो गया, तो छुपा हुआ है इस तरीके से। अब इस मॉलिक्यूल में क्या मुझे प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, आप बोलोगे यस मैम, ये देखो अपर हाफ पार्ट नीचे वाला हाफ पार्ट सेम है, दैट मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ए गलत हो गया,
ए गलत हो गया। अब ऑप्शन देखो, जिस जिसमें ए है वो तो गलत ही हो गए, ये क्रॉस, बचा क्या, ये दो। बी देख लेते हैं, ये है स्मार्ट वर्क। हमें पूरा नहीं देखना है, हमें ये देखना है ऑप्शंस में क्या क्या दिखे हुए हैं। जब ऑप्शंस में हमें ऐसे देख रखे हैं तो ए वाले तो गलत हो गए। अब बी को चेक कर लेते हैं और आंसर तभी निकल जाएगा अपना। बी को चेक करें, इसको मैं मिटा रही हूँ, ठीक है, मैं बी वाला ड्रॉ करूंगी। वही सेम चीज, एक मैंने CH3, अब देखो CH3, इसका CH3 तो ठीक है, इसका CH3 भी प्लेन में नहीं है, लेकर आते हैं, रोटेट करते हैं, नीचे लेकर आई CH3 को। जब CH3 को नीचे लेके आई तो ये हाइड्रोजन कहाँ चला गया, उधर, और ब्रोमीन किधर आ गया, इधर आ गया ना। ऐसे किया मैंने रोटेट, ऐसे पकड़ के रोटेट किया तो हाइड्रोजन उधर और ब्रोमीन इधर। नीचे CH3 लेकर आऊंगी, अब इसको रोटेट करो। जब मैं इसको पकड़ के नीचे लाई, तो हाइड्रोजन इधर चला गया और ब्रोमीन इधर, दिख रही है। चलो इसका फिशर बनाते हैं, 2 कार्बन है, 2 किरेल का फिशर बनेगा। देखो CH3 ऊपर, CH3 नीचे, ब्रोमीन राइट साइड में, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको इसके अंदर ये प्लेन दिख रहा है, दिखा ना प्लेन, ये प्लेन यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों सेम है, दैट मीन्स ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखो बी क्रॉस हो गया ना, बी क्रॉस हो गया तो आंसर क्या है, सी और डी। तो जब आप सी और डी का बनाएंगे तो आपको वो ऑप्टिकल एक्टिव मिलेंगे, ठीक है। हमें वहां तक जाना ही नहीं है, हमने यहीं क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। ओके बच्चा लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज, देखो आंसर आ गया डी, आ गया ना आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसे क्या बोल रहा है, मुझे तो कुछ साइक्लोहेक्सेन जैसा दिख रहा है, दिख रहा है आपको भी दिख रहा है, ओके पढ़ लिया क्वेश्चन, ओके मैं पढ़ूं, चलो। लिखा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा जी वैल्यू इन द साइक्लोहेक्सेन, ओहो हो ये तो कुछ अलग है, अब ये नया कंसेप्ट है। डेल्टा जी की वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि बताओ बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू किसकी सबसे ज्यादा है। ये आपको 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक्स यहाँ पे दिखाए हैं, और इन जब ये एक्स, इनमें से तीन एक्स ये होंगे, फिनाइल होगा, मिथाइल होगा, साइनाइड होगा, तो इन तीनों में से डेल्टा जी की वैल्यू किसकी ज्यादा है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो देखो उसने हमें ड्रॉ करके लिख के दिया है, कैसे दिया है, उसने बोला कि जब वो एक्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है और एक्सियल पोजीशन पे, तो जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल है। दिख रहा है आपको ये इक्विलिब्रियम का साइन, और इसमें आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तो गया, जा तो रहा है, इसमें पूरा कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ वापस में पूरा नहीं जा रहा। यहाँ से यहाँ जाने का जो परसेंटेज आपको दिख रही है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने का बहुत कम है। इसका मतलब क्या होता है, समझो, इसका मतलब है ये स्टेबल ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में, इसी कन्फॉर्मेशन में रहना चाहता है, इक्वेटोरियल पे रखना चाहता है। और डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब वो इस पोजीशन में आएगा। किस में आएगा, ऊपर देखो डेल्टा जी लिखा है, इस पोजीशन में आएगा। डेल्टा जी का मतलब क्या होता है, देखो कुछ नहीं है, एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी कब बढ़ेगी सिस्टम की, जब वो अनस्टेबल होगा, है ना। कोई चीज़ स्टेबल है, एनर्जी डाउन है, कोई चीज़ अनस्टेबल है। मतलब बच्चों को देख लो, बच्चों का एग्जाम्पल ले लो। बच्चे क्या होता है, सुबह सुबह बच्चे उठते हैं बहुत सारी एनर्जी के साथ, शाम तक होते होते एनर्जी डाउन, क्योंकि पूरा खेला कूदा भागा दौड़ी किया, एनर्जी बिल्कुल ख़त्म, अब वो आराम से बैठे हुए हैं। दैट इज अप्लाई हियर, कि किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा कब होगी, जब वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल कब होगा, जब आप बड़े ग्रुप उठा के लगा दो एक्सियल पोजीशन के ऊपर, और एक्सियल पोजीशन पे उनको 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन फेस करना पड़ेगा। इस 1,3 डाई एक्सियल इंट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको बस ये ग्रुप देखने। फिनाइल ग्रुप सबसे बड़ा होता है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। उसके बाद CH3 ग्रुप आ जाएगा, और उसके बाद CN। तो ये हमारा डेल्टा जी की वैल्यू का ऑर्डर आ गया। समझ में आया कैसे किया, क्लियर। आंसर देखें इसका, बता दो किस किस बच्चों ने डी किया था, सही सही बताना, मतलब मेरे को, है ना। किस किस बच्चे ने डी किया था। जिस बच्चे ने डी किया उसका दिमाग बहुत चल रहा है, और वो बहुत, मतलब वो यहाँ पे अटैम्प्ट सही कर रहा है, एग्जाम में बिल्कुल सही अटैम्प्ट करेगा,
ठीक है। और जिनका गलत हुआ और भी बढ़िया, क्यों? क्योंकि फिर आपको ये कंसेप्ट हमेशा के लिए याद हो गया है, अब कभी गलत नहीं कर सकते, ठीक है ना। और कंसेप्ट सिंपल सा है, एनर्जी बढ़ाना है, अनस्टेबिलिटी बढ़ा दो। अनस्टेबिलिटी कैसे बढ़ाओगे कि जो साइक्लोहेक्सेन हम जानते हैं एक्सियल पे आ गया तो दूसरे एक्सियल के साथ में 1,3 पोजीशन पे इंटरेक्शन फेस हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन से एनर्जी तो बढ़ेगी। इसलिए द लार्जर द ग्रुप मोर द रिपल्शन मोर द एनर्जी मोर द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो फटाफट यहाँ पे सब लोग। द करेक्ट रिलेशन पूछा है, कर रहे हैं ना आप लोग सॉल्व, इसको सॉल्व करो। करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल आपसे पूछा गया है, ठीक है। चलिए फर्स्ट आंसर किसका आ रहा है यहाँ पे? फर्स्ट होमोमर्स। जिन जिन का आंसर फर्स्ट है बिल्कुल करेक्ट है, उनके पूरे के पूरे 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जिनका आंसर आ गया अभी वो तो हो गए गलत। सी वाले भी अब गलत हो गए, जब ए सही है तो डी वाले भी गलत। तो निराश नहीं होना है यहाँ पे, है ना, कोई बात नहीं है, इसमें गलत हुआ है एग्जाम में सही होगा। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। आप देखिए, अपन आंसर है हमारा ए, दिख रहा है, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसका भी, ये भी एलीन्स हैं, दिख रही है ना, कौन कौन पहचान पा रहा है कि आपको एलीन दी हुई है? क्या है ये? एलीन। अब ये जो एलीन है, ये एलीन है, ये भी किरेल एक्सिस वाला क्वेश्चन है। तो ये किरेल एक्सिस वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हमको आरएस निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें इन्हें प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन में लिखना पड़ेगा ना। तो मैं फिशर प्रोजेक्शन में लिख दूं, और फिशर प्रोजेक्शन में लिखने का तरीका बता चुकी हूं मैं आपको इसको ऐसे पकड़ के एलोंगेटेड, ऐसे सीधा खड़ा कर दो ऐसे, और ये ऐसे चले जाएंगे, और ये वैज और डैश ऐसे जाने का मतलब है, देखो मिथाइल यहाँ आ गया और ये कार्बन OH और H वाले इधर आ गए। समझ रहे हो आप? एलोंगेटेड कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है हमेशा, ठीक है। ये ऐसे है तो इसको इधर की साइड में खड़ा करो, समझ गए? ठीक है। चलो अब मैं फिशर बना दूं, डायरेक्ट बना दूं, तो मैं फर्स्ट का फिशर बना रही हूँ। इसको जब मैं इधर लेगी तो ये मिथाइल में कौन होते हैं? CH3, तो मैं यहाँ कार्बन लिख रही हूँ, और यहाँ पे इस कार्बन ये इस साइड में है, ठीक है। इस पे हाइड्रोजन भी जुड़ा है ना हाइड्रोजन। तो देखो एक तो हाइड्रोजन जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है। जब मैं इसको लेके गई उस साइड में, तो अभी तो देखो मैंने ही गलत लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ CH3, यहाँ पे है कार्बन। कार्बन लिख लो ओनली। कौन सा लिख रही हूँ मैं? ये इस डबल बॉन्ड से एक तो हाइड्रोजन जुड़ा है, एक ये कार्बन जुड़ा है ना कार्बन, तो सिर्फ कार्बन लिख दो, हाइड्रोजन और कार्बन। नीचे देखो क्लोरीन दिख रहा है, हाइड्रोजन दिख रहा है, क्लोरीन गया वैज पे, हाइड्रोजन आ गया डैश पे। क्लियर? ठीक है। नंबरिंग सबसे पहले वर्टिकल को देते हैं, तो 1 2 3 4 हो गया। क्लियर? चलो अब इसको रोटेट करो, 1 से 2 से 3, तो 1 2 3 ऐसे जा रहे हैं हम, 1 2 3, तो ये हो गया S। क्या हो गया? S। कोई प्रॉब्लम आई आपको इसमें S निकालने में? नहीं, ठीक है। तो नीचे वाले का हम फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। इसको पकड़ के मुझे ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन अब इसको हम कहाँ रोटेट कर रहे हैं? सीधा खड़ा करने के लिए राइट साइड में ऐसे ला रही हूँ। जब ऐसे लाऊंगी तो हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और कार्बन इधर आ जाएगा ना। वैज पे कौन है? देखो हाइड्रोजन, और डैश पे कौन है? क्लोरीन। सबसे पहले नंबरिंग कहाँ दूंगी? वर्टिकल वाले को, 1 2 3 4। चलो काउंट, 1 से 2, 2 से 3। दिख रहा है आपको? समझ में आ रहा है यहाँ पे? 1 से 2, 2 से 3, और ये भी क्या आया? S। ये भी S है, ये भी S है। जब भी दिए हुए मॉलिक्यूल्स S हो, R हो, तो वो क्या होते हैं? होमोमर्स, आइडेंटिकल। क्या होते हैं? होमोमर्स। तो हमारा आंसर है A, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। क्लियर है कैसे आया? अगर वो यहाँ पे R होता, S होता, तो वो आपस में एनेंशियोमर होते, ठीक है। एनेंशियोमर मतलब अलग कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, R का S, S का R। और अगर सेम सेम आ जाए SS RR, तो क्या होंगे? होमोमर्स। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ओके, ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन पे, इसे पढ़ो, क्या पूछ रहा है आपसे, और स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ है।
पढ़ लिया है ना। तो अब मैं देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रांस एंड सिस डिकलिन। जो यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखी हुई है वो है डिकलिन। क्या है? डिकलिन। ये सिस डिकलिन या ट्रांस डिकलिन, अब वो क्या क्या स्टेटमेंट उसने दिए हैं। ए, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ए, बी, सी और डी। अब फटाफट इसमें से आप सॉल्व करो और मुझे बताओ आपने क्या क्या कौन कौन सा किया है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ना मल्टीपल चॉइस, इसमें 2 सही हैं, ठीक है। आते नहीं है मल्टीपल चॉइस नेट में, लेकिन इसके अंदर 2 ऑप्शन सही है, तो इसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी ना, करेक्शन वाला क्वेश्चन था, इसमें 2 सही दे दिए थे उन्होंने। तो उन्होंने जब 2 सही दिए तो हम तो 2 बताएंगे, अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। देखो पढ़ो इससे कौन कौन सा क्वेश्चन सही है। पढ़ लिया आपने, कर दिया, तो बताओ ए किसका सही आ रहा है। जिस भी बंदे का ए सही आ रहा है वो हो गया गलत। सी किसका सही है, ये भी क्या है, गलत। सही है बी और डी, बी और डी, बी और डी इज द करेक्ट आंसर। अब कैसे है देखो, सिस और ट्रांस डेकालिन की बात पूछी है। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रांस डेकालिन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है सिस से। कैसे होती है मैं भी आपको समझा देती हूँ। ये मैंने ट्रांस डेकालिन बनाई, क्या बनाई है, ट्रांस डेकालिन। सिस का भी चेयर फॉर्म बना लो। सिस का चेयर फॉर्म देखो कैसे बनता है, ऐसे बना, एक इक्विटोरियल और एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल, इस टाइप की ऐसी स्ट्रक्चर बनती है। मतलब देखो ये जो बॉन्ड है ना 1-2 है ना, ये 1-2 ट्रांस क्या होते हैं बताओ। आप बोलोगे मैम 1-2 ट्रांस होते हैं एक्सियल एक्सियल, इक्विटोरियल इक्विटोरियल, यही होते हैं। और 1-2 सिस क्या होता है, 1-2 सिस आप बोलोगे मैम एक्सियल इक्विटोरियल इक्विटोरियल एक्सियल। तो ये जो सिस है ये एक्सियल और इक्विटोरियल से कनेक्टेड है एक दूसरे से, फ्लिपिंग के थ्रू इक्विटोरियल एक्सियल बन जाएगी। तो सिस में फ्लिपिंग प्रेजेंट है, सिस में रूम टेम्परेचर पे फ्लिपिंग प्रेजेंट है। ट्रांस के अंदर, ट्रांस डेकालीन में फ्लिपिंग एब्सेंट होती है, इसे बोलते हैं लॉकिंग ऑफ फ्लिपिंग। क्यों? बिकॉज ये जो ट्रांस आपको दिख रही है, देखो 2 ग्रुप तो एक्सियल पे प्रेजेंट है, पर ये जो बाकी के ग्रुप है ये सब इक्विटोरियल पे प्रेजेंस हैं, इस वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ट्रांस डेकालीन में फ्लिपिंग नहीं होती, एब्सेंट होती है। और ट्रांस डेकालीन इज मोर स्टेबल देन सिस 1। समझ में आया? तो देखो बी और डी में क्या लिखा है, पढ़ा आपने, क्या लिखा है कि जो ट्रांस है वो ज़्यादा स्टेबल है सिस से। आप बोलोगे यस, अभी हमने देखा ट्रांस वाली ज़्यादा स्टेबल है, तो ये हो गई करेक्ट। डी, सिस आइसोमर जो है वो फ्लोरिंग फ्लिप में जाता है, बिल्कुल सिस में फ्लिपिंग होती है, ट्रांस में नहीं होती। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी और डी। आ गया सबको समझ में? तो उन बच्चों ने जिन्होंने बिल्कुल सही किया है उनके लिए क्लैपिंग, वेल डन। और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट सही करेंगे, है ना। 13, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। और देखो आप सब लोग जितने भी यहाँ पे नेट की तैयारी कर रहे हैं ना, सब लोगों का ब्रेन इक्वल होता है। सबसे पहले तो ये सोचो, हमेशा बिलीव करो कि मैं चैम्पियन हूँ, इसे मानना है 100% कि मैं चैम्पियन हूँ, मुझे सब आता है मुझे सब आता है। जो आप लोगों में जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो वो सिर्फ एक गाइडेंस की करते हो, एक स्ट्रैटेजी की करते हो, बस उसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं, है ना। और आप लोगों को अपने पर पूरा कॉन्फिडेंटली बिलीव करना है कि मुझे सब आता है, मेरे ब्रेन में बहुत पावर है। और सच में आपका जो ब्रेन है, जो हमारी कैपेसिटी है वो बहुत बहुत ज़्यादा है, हम बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं। तो जो पूरा CSIR की ऑर्गेनिक है कि आपके दिमाग के अंदर फीड होनी चाहिए, पूरे से छपी हुई होनी चाहिए। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए आपके अंदर वो पेपर, वो वाला रूम ओपन हो, उसमें पन्ना आपको दिख जाए, मतलब नोटबुक का पेपर भी आपको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे ये लिखा है। इतना तक हमको पहुँचना है, ठीक है। इतना आपको जब हो जाएगा ना, तब आपका पूरा नेट कंप्लीट, मतलब 110% आप JRF के साथ निकालोगे, ठीक है। कूल, चले अब आगे। अब ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा मुझे लगता है। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपसे पूछा है, जून 2014 का क्वेश्चन है। तो मॉलिक्यूल इज किरेल एंड पॉजेस अ किरेल प्लेन, ये पूछा है इसके अंदर, ठीक है। आपको ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है और ये जो क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पे मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है कि मॉलिक्यूल इज किरेल एंड पॉजेस अ किरेल प्लेन, ये लिखा है यहाँ पे। तो किस किस का
किस किस का आंसर क्या क्या आया है फटाफट बताओ। चलो, किसने बी किया है? बी वाले बच्चे कौन है? गलत हो गया उनका। सी वाले कौन है? वो भी गलत, और डी वाले भी गलत। तो ये 3 तो गलत हो गए, बचा क्या है? ए। ए इज द राइट आंसर। कि ये जो मॉलिक्यूल है अब कैसे आया उस पे चले सॉल्यूशन देखें इसका। तो ये जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है, इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं किरेल प्लेन वाले मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? किरेल प्लेन वाले मॉलिक्यूल। जैसे हमने अभी पढ़े थे ना किरेल एक्सिस वाले, ये किरेल प्लेन वाले हैं, और इसको बोलते हैं, ये एक पैरासाइक्लोफीन है। पैरासाइक्लोफीन। ये जो पैरासाइक्लोफीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब इसमें हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुई, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुई, तो वो क्या बन जाएगा बच्चा? बताओ क्या बन जाएगा? अकिरेल। जिसमें प्लेन होगा वो अकिरेल, जिसमें प्लेन नहीं है वो किरेल ऑप्टिकली एक्टिव। ये तो पूछा है इसमें, तो बस कुछ नहीं करना है, प्लेन लगाना है। लगाओ प्लेन। कौन कौन लगा रहा है यहाँ पे इमेजिनेशन वाला प्लेन? लगाओ सब लोग। अब जब आप प्लेन लगाओगे तो कहाँ से लगाओगे? बीच में से काटोगे। ये CH2 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 CH2, ठीक है। 2 रिंग चेन CH2 एक असाइक्लिक चेन के थ्रू कनेक्टेड होती है। बीच में से प्लेन लगाओ। क्या ऊपर और नीचे वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है? क्या इस कोई मिरर इमेज है? आप बोलोगे नहीं मैम, नीचे ब्रोमीन अटैच्ड है, ऊपर में तो कुछ भी नहीं है। कोई भी प्लेन लगा लो, ब्रोमीन तो इन दोनों में अटैच है ही। दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल कंटेन अ किरेल प्लेन, इट्स अ किरेल मॉलिक्यूल। ओके, तो आंसर है कि मॉलिक्यूल किरेल है और उसके अंदर एक किरेल प्लेन होता है। समझ में आया? तो आंसर इज ए। क्लियर? करेक्ट? आगे चलें। ओके, आर यू एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस? ओके, मी टू। आईपैक वाला क्वेश्चन है, चलो करो इसको सॉल्व। अब ये तो बहुत इजी है यार, ये तो आप लोग आईपैक नाम लिखना है इसका, फटाफट लिख के मुझे बता दो कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको टिक कर देती हूँ। कर लिया? पढ़ लिया? सॉल्व कर लिया? चले अपन, मैं करूँ? ओके, तो देखो जब भी आईपैक वाले क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है? सबसे पहली चीज़ जो करते हैं, क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग स्टार्ट करो जहाँ से सब्सटीट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। यहाँ से कर सकती हूँ 1 पे OH है, यहाँ से कर सकती हूँ 1 पे OH है, लेकिन करूँगी यहाँ से क्योंकि 3 पे क्लोरीन आ रहा है। अगर यहाँ से गई तो 1 2 3 4 पे आएगा क्लोरीन, है ना, तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ से नंबरिंग की, तो देखो ये क्या है? 6 कार्बन है, हेक्सेन वाला, हेक्स हो गया। वर्ड रूट क्या हो गया? हेक्स। चलो अब यहाँ पे एल्कीन की जिमेट्रिकल हमसे पूछी गई है आइसोमर्स, तो 2 पे जो एल्कीन है वो Z होगा या E होगा, ये बताना है। अब Z कब होता है, E कब होता है? जब हायर प्रायोरिटी ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड वी कॉल इट Z, इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप लाई ऑन द अपोजिट साइड, लॉकिंग वाला पोजिशन, वी कॉल इट E। पता है? अब ये दोनों कार्बन देखो, इन कार्बन पे क्या जुड़ा है? ये क्लोरीन हायर प्रायोरिटी, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, छुपा दिया उसने आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, पर आपको पता है, आप स्मार्ट हो, यहाँ तो हाइड्रोजन भी है। इन दोनों में से किसकी हाई प्रायोरिटी? इसकी। तो ये वाली जो 2 पे है ये पोजीशन हो गई 2Z। 2Z देखो, 2Z कहाँ दे रखा है? इन दोनों में दे रखा है मैम, तो इसको तो काट ही दो, इसको तो काट ही दो। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हमको, इनको कट कर दिया हमने, ये 2 बचे, इनमें देखना है 2Z 4। अब 4 के बारे में देखते हैं, 4 कौन सा है? ये जो 4 है ना, ये वाला, 1 कार्बन 2 कार्बन, इससे जुड़े हुए देखेंगे, इससे जुड़े, इस पे हाइड्रोजन भी है। इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो क्या ये आपको ट्रांस दिख रहा है? ऑपोजिट दिख रहा है? दोनों हाई प्रायोरिटी ऑन द ऑपोजिट साइड। तो क्या मैं इसको 4E बोलूँगी? 4E बोलूँगी। तो 4E कहाँ दिख रहा है आपको? B। यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरा तो करना ही नहीं है हमको। तो हमारा आंसर हो गया B। अब बताओ किस किस बच्चे का आंसर B है? सबका आंसर B है। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए आपका क्वेश्चन, बिकॉज बहुत ही सिंपल आईपैक के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में, और वहाँ पे हमें इस तरीके से सॉल्व करना है ताकि हमारा टाइम बचे। अब सॉल्व तो सब कर देंगे, पर इसमें कौन 5 मिनट लगा रहा है, कौन सिर्फ 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, वहाँ पे आपका सिलेक्शन बढ़ता है,
है ना। तो सिलेक्शन बढ़ाना है हमें, तो सिलेक्शन कराने से मतलब है, तो हमें वहाँ पे हमारा टाइम बचाना है इस तरीके से। क्लियर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कन्फर्मेशन। देखो पढ़ो इसे, क्या क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है आपको, पढ़ा आप लोगों ने, समझ में आया? चलिए अपन आगे। ठीक है, तो द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है कन्फर्मेशन एक्स एंड वाई। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है एक्स और वाई के लिए। चलो सॉल्व करो इसे फटाफट। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी, और एक नीचे यहाँ पे ए बी सी डी, ये एक्चुअल ऑप्शन है, ये इसमें इसने स्टेटमेंट वाले लिखे हैं। क्लियर? चलो अब कंफ्यूज नहीं होना है, चूज इसमें से करना है आपको, नीचे वालों में से, ऊपर स्टेटमेंट लिखे हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करो फटाफट। तब तक मेरे को भी थोड़ा रेस्ट मिलेगा बोलने से। कर लिया सॉल्व सबने? चले अपन, ओके अपन करते हैं। तो इनमें जो 2 कन्फर्मर दे रखा है, इसमें हमको बोल रहा है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है ना, और मिथाइल ग्रुप की पोजीशन। 2 चीज़ें पूछी हैं हमने, क्वेश्चन पढ़ा और हमें पता चला कि बोल रहा है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और मिथाइल ग्रुप किस में कौन सा है ना। तो करें अपन सॉल्व। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये वाला क्वेश्चन है जिसमें हम बाइसेक्ट और एक्लिप्स पढ़ते हैं ना, बाइसेक्ट और एक्लिप्स। जब भी हमें कार्बोनाइल ग्रुप के कन्फर्मर्स दे देगा, हम हमेशा उसका न्यूमन प्रोजेक्शन बना के चेक करेंगे। न्यूमन वाला है ना ये तो वैल्डेश वाला, ये न्यूमन वाला है। अब इसमें मैंने जो फ्रंट कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे लिखा है, इसका भी मैंने कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे लिख दिया। कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? नहीं आ रही है। फ्रंट कार्बन का हम ऐसे लिखते हैं और पीछे वाला छुपा हुआ है ना वो, उसका हम यहाँ पे बाउंड्री पे लिखते हैं एटम्स। पता है आपको इतनी चीज? ठीक है, तो जब भी आपको कार्बोनाइल ग्रुप के कन्फर्मर्स देगा, आपको 2 फॉर्म बनानी है, वो है एक्लिप्स्ड एंड बाइसेक्ट। एक्लिप्स एंड बाइसेक्ट क्या होती है? देखो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये मैं इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कार्बन एंड ऑक्सीजन दे आर बॉन्डेड विद डबल बॉन्ड, सो दे हैव अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट लाई अबव एंड बिलो द प्लेन। होता है ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड तो ऐसे ही बनता है ऊपर और नीचे, तो ये पाई बॉन्ड डेंसिटी है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब मुझे दूसरे ग्रुप सब्स्टिट्यूट करने, तो ये जो फॉर्म है ये है एक्लिप्स्ड फॉर्म। कौन सी है? एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड में क्या होता है? छुप, जो एक ग्रुप दूसरे के पीछे छुप जाए उसे क्या बोलते हैं? एक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे जो CH3 है, ये जो CH3 है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पीछे छुपा हुआ है। दिख रहा है आपको? जो नीला नीला ब्लू कलर से बना रही हूँ, ये CH3 इसके पीछे छुपा हुआ है और H और H यहाँ पे आ गए, इसे बोलते हैं बाइसेक्ट फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ, जब ये इसके पीछे छुपा हुआ है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे फैल गई तो रिपल्शन नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे CH3 यहाँ पे बनाऊँ और H यहाँ पे बनाऊँ, जैसा कि इसमें बना हुआ है ना, CH3 इस साइड में, H उस साइड में, ऐसे बने हुए हैं, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ऑक्सीजन की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर और इधर है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड CH3 और H के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ रिपल्शन करेगा। देखो ये और ये आपस में इनका और इसका रिपल्शन होगा तो एनर्जी बढ़ेगी तो अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल क्या हो गया? लेस स्टेबल। इसलिए ये वाली फॉर्म A इज मोर स्टेबल देन Y, दैट X इज मोर स्टेबल देन Y। रीजन बता दिया मैंने आपको, ये होता है। अब CH3 की पोजीशन देखो बच्चों, फटाफट मुझे बताओ कहाँ आपको एंटी दिख रही है, कहाँ गॉश दिख रही है। एंटी का मतलब होता है एक इस साइड में है तो दूसरा बिल्कुल उसके ऑपोजिट 180 डिग्री एंगल पे है। तो ए में दिख रहा है आपको एंटी, दिख रहा है? ये CH3 इधर और ये CH3 इधर, ये दोनों एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर है। सेम प्लेन में तो है लेकिन एंटी प्रेजेंट है, तो उसे क्या बोलते हैं? एंटी सिचुएशन, एंटी पोजीशन। तो इसे ये CH3 X के अंदर एंटी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एंटी। और Y में कैसे है? देखो Y में आपको क्या दिख रहा है? एक यहाँ पे है, एक इसके इस साइड में है, तो ये वाला जो एंगल होता है ना, 60 डिग्री का एंगल होता है, इसे बोलते हैं गॉश फॉर्म।
जब दो ग्रुप एक दूसरे के 60 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट है तो उसे हम गॉश फॉर्म बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म के अंदर होती है ये, और इस यहाँ पे वाई में ये दोनों आपस में गॉश फॉर्म में है। तो अब समझ में आ गया आपको? अब आप पढ़ो, अब आपका आंसर क्या है? x इज मोर स्टेबल देन y। क्या ये सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस मैम, ये तो सही है, x ज़्यादा स्टेबल है y से। b y इज मोर स्टेबल देन x, क्या ये सही है? ये गलत हो गया, y तो कम स्टेबल है, ज़्यादा कैसे हो जाएगी, है ना। मिथाइल ग्रुप इन x आर एंटी, ये जो मिथाइल ग्रुप है x में एंटी है, पढ़ लिया था। Y ग्रुप क्या है? गॉशे फॉर्म, ये जो Y है इसमें गॉश फॉर्म में है, ये भी सही है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? किस किस बच्चे ने D किया है? D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर। A C D, these three statements are correct, only B is incorrect। आ गया सबको? आ गया सबके दिमाग में? चमक गया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, क्या है? वही है जो हमने अभी पहले भी पढ़ा था और ये दिसंबर 2023 में आया, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया। अब देखो कौन कौन करता है, अब मुझे देखना है कि कौन कौन बच्चा सही करता है। अब मुझे लगता है जितने भी बच्चे मेरे क्लास में हैं 100% उनका सही होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है वो जो ट्रिक मैंने बताई थी, पता है ना। चलो करो फटाफट सॉल्व, फटाफट सॉल्व करो। कर लिया सबने? ए किसका है? ए आंसर किस किस बच्चे ने दिया है? भाई गलत हो गया। बी किस किस का है? ये भी गलत हो गया। और डी किसने किया? ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। और मैं होप कर रही हूँ कि आप सबने सी किया होगा, मज़ा आ जाएगा फिर तो। मतलब ऐसे सिखाने में पढ़ाने में मज़ा आता है ना, जब बच्चे एकदम सही कर देते हैं, समझ जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसका सॉल्व करें, इसका बनाएं। बिल्कुल बनाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, मैंने पोजीशन लिख दी, लिख दो आप भी मेरे साथ साथ। लिखिए ना, आप सबने लिखी थी। फिर आपने क्या किया? अब अभी तक हम क्या कर रहे थे? हम साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बना रहे थे। अब उसने आपको चेयर फॉर्म दे दी और आपको साइक्लोहेक्सेन फॉर्म बनानी है, तो वो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। हम तो पहले हमने ड्रॉ कर ली ना। ठीक है, पेन का कलर चेंज करती हूँ। 1 पे कौन है? OH, और 2 पे कौन है? मिथाइल। इनकी पोजीशन देखो, ये इक्विटोरियल है, ये भी इक्विटोरियल है। 1 2 है इक्विटोरियल। जब 1 2 इक्विटोरियल क्या होते हैं? 1 2 इक्विटोरियल है, इसका मतलब ट्रांस है। 1 2 एक्सियल 1 2 इक्विटोरियल ट्रांस होते हैं, इसका मतलब OH और मिथाइल ग्रुप ट्रांस होंगे। OH और मिथाइल ग्रुप क्या होंगे? ट्रांस होंगे। देखो कहाँ कहाँ है ट्रांस? OH मिथाइल ट्रांस है, OH मिथाइल ट्रांस है, OH मिथाइल ट्रांस है, OH और मिथाइल सिस है। ये तो वैसे क्रॉस हो गया, सिस हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इसकी पोजीशन 1 और 4 देखो, इक्विटोरियल एक्सियल 1 4 इक्विटोरियल एक्सियल कौन से होते हैं? सिस। हम जानते हैं 1 4 सिस क्या होते हैं? एक्सियल इक्विटोरियल एक्सियल। तो 1 पे तो हमारा OH है, 2 3 4 पे जो आएगा मिथाइल ग्रुप वो क्या होगा? सिस होगा। क्या होगा? सिस होगा। क्यों होगा सिस? क्योंकि 1 और 4 जो सिस होते हैं वो ही एक्सियल इक्विटोरियल होते हैं। एंड इन द गिवन स्ट्रक्चर 1 प्रेजेंट इक्विटोरियल एंड 4 प्रेजेंटेड एक्सियल। तो ऐसी कोई आपको स्ट्रक्चर दिख रही है, वही हमारा आंसर है। देखो फटाफट, देखो चेक कर लो फट सब लोग। ये दोनों तो ट्रांस है, लेकिन ये सिस होना चाहिए। ये ट्रांस है, गलत हो गया। ये वाला डैश पे है, गलत हो गया। इसमें तो वही गलत है, तो आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आप सब ने सी किया है, देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये, इसमें है करेक्ट एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पूछा है। चलो चलो आप लोग सॉल्व कीजिए इससे पहले ना। यहाँ पे मैं ये लिख देती हूँ 1 2 4। ठीक है, 1 2 और 4 ये नंबर आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। 1 1 2 4। आपको इसमें क्या निकालना है फटाफट देखो और सॉल्व करो। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया। यहाँ पे RS पूछा है हमसे, पूछा है ना RS।
RS निकालो, चलो निकाल लिया सबने, कर लिया सॉल्व सबने। क्या आंसर आ रहा है आप लोग का? क्या आपका आंसर डी है? तो गलत हो गया है बच्चा लोग। सी है? सी भी गलत है। क्या आपका आंसर ए है? ए भी गलत हो गया। क्या आपका आंसर ए है? यस यस यस, हमारा आंसर ए ही है, हमारा आंसर ए ही है। कैसे है ए? करें सॉल्व, चलो। तो पहले आपने इसका निकाला होगा फर्स्ट कार्बन का। देखो जब भी आपको ब्रिज कंपाउंड का RS निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये ऊपर एक्सो वाली पोजीशन है, ये वाली, ये जो है ये वेज पोजीशन होती है, और जो नीचे है एंडो वाली पोजीशन है ये डैश होती है। तो ऐसे के ऐसे निकालो इसको बाहर, बिल्कुल बाहर निकाल के ही सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करना है, अब सॉल्व करें। देखो 1 नंबर किसे दोगे? इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है तो 1 इसे मिल गया। 2 नंबर किसे देना है? 2 नंबर, सेकंड नंबर इस वाले को दें क्योंकि इससे एक और कार्बन जुड़ा है ना। और इस वाले से देखो 2 नंबर मिल जाएगा इस वाले को बिकॉज ऑफ हायर प्रायोरिटी। थर्ड इसको मिल जाएगा, फोर्थ इसको, फोर्थ डैश पे तो हाइड्रोजन है ना, मैंने ओ लिख दिया यहाँ पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है कभी कभी। 4 हो गया। तो 1 2 3 क्या करना है हमको? रोटेशन। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो गया S। क्या हो गया? S। अब क्या मैं इसको चेंज करूंगी, रिवर्स करूंगी? नहीं करूंगी क्योंकि हमारा फोर्थ किस पे प्रेजेंट है? डैश पे। अब ये तो पता है, तो आंसर आ गया S। सेकंड को देखें, इसको मैं हटा दूं, ठीक है। सेकंड को लिखो यहाँ पे ऐसे कि ऐसे, ये तो प्लेन में हो गए, ये भी प्लेन में, और ये है डैश। ये वाला जो है ये है डैश, और डैश पे क्या प्रेजेंट है? CH3। क्लियर? जब ब्रिज कंपाउंड में ये वाला होता है डैश पे और यहाँ पे कुछ प्रेजेंट होगा तो वो होगा हमारी तरफ टुवर्ड्स द व्यूअर वेज पे। ये लिख लिया। अब चलो डालो 1 2 3। 1 किसे डालोगे आप? 1, ठीक है। इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी है तो 1 हो गया, ये ऑक्सीजन जुड़ी है तो 1 हो गया। 2 किसे डालोगे? इस वाले कार्बन को 2 डालेंगे क्योंकि इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं फर्दर, ठीक है। और 3 ये हो गया और 4 ये हो गया, ठीक है। 1 2 3, अब 1 2 3 जाना है। देखो 1 3 2 जाने लगी थी मैं, है ना। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है आपको। 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2, 2 से 3 S से जाएंगे, ये हो गया S। डैश पे है तो ये भी S हो जाएगा। 1S और 2S कहाँ दिख रहा है आपको? 1S 2S यहाँ और यहाँ, तो ये दोनों तो क्रॉस हो गए ना क्रॉस, ऐसे ही तो करना है हमको। ये दोनों क्रॉस हो गए, 1S 2S बचा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फटाफट फोर्थ नंबर 1 2 और 3, और यहाँ पे क्या है? डैश डैश डैश। ये जो डैश वाला है ये कौन सा है? हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और अब हमको नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग कैसे देंगे? 1 2 3 4, 1 से 2, 2 से 3। अब ये ऐसे जा रहा है R, लेकिन 4 प्रेजेंट है वेज पे तो रिवर्स करेंगे, आंसर आएगा S। 1S 2S 4S, A इज द आंसर, ठीक है। समझ में आया आपको? सो ये थी अपनी क्लास, और जो स्ट्रैटेजी थी वो हम डिसाइड, स्ट्रैटेजी की अगर हम बात कर लें नेट के लिए, तो नेट के लिए आपको क्या करना होता है? आपको सिर्फ यहाँ पे फोकस किस पे करना है? सबसे पहले तो आपको पूरे अपने कंसेप्ट याद होने चाहिए, रिमेंबर, ठीक है, याद है। फिर रिवीजन और फिर टेस्ट प्रैक्टिस। रिवीजन इज रियली इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनिक में तो सब कुछ याद करोगे तभी रिवाइज होता रहेगा। और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी। तो पहली चीज़ होनी चाहिए आपको, आपके नोट्स याद होनी चाहिए। दूसरी हम बात करते हैं एक्यूरेसी पे। आपको जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं ना नेट एग्जाम में, वो आपके एक्यूरेट होने चाहिए। आपको अपनी नेगेटिव मार्किंग पे काम करना पड़ेगा। एक्यूरेसी अगर होगी तो सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम और स्ट्रेटजी नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। और आपको अगर मेरा क्लासेस पसंद आई, मेरा सेशन अच्छा लगा, तो आपको क्या करना है? कमेंट करना है। आप कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ाया आपको समझ में आया या नहीं। तो आज हमने जो स्टीरियो के क्वेश्चंस
प्रैक्टिस डिस्कस किए हैं, उसके साथ साथ हमने क्या किया है, हमने उसके कंसेप्ट भी डिस्कस किए हैं। तो वही यहाँ पे यूएसपी थी इस क्लास की, है ना, कंसेप्ट मैंने आपको पूरे समझाए हैं, अगर आपने पहले नहीं पढ़े हैं तो भी आपको समझ में आ गए हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, कमेंट को मैं फटाफट देखूंगी और उससे मुझे पता चलेगा कि वो हमारा एनर्जी बूस्टर होता है। कमेंट से ही पता चलता है कि हाँ हमारी क्लास किन किन बच्चों को अच्छी लगी है, ठीक है, और हम उसी को फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके देन, और मेरा ये जो लेक्चर है ये सैटरडे को, लिख लो भाई, सैटरडे को 8 PM पे अपलोड होगा। सैटरडे को 8 PM पे अपलोड होता है, तो आप वहाँ पे मेरा लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय और ऑल द बेस्ट। एंड जो हमारा पूरे सेशन का चीज़ है वो क्या होता है, रिवीजन। रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन अपने आप होगा, ठीक है। और एक और बात कि आए हैं तो लेके जाएंगे, कहाँ आए हैं, पढ़ने आए हैं तो नेट JRF के साथ लेके जाएंगे, ठीक है ना। ओके, चलो बाय बाय।